नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी में आज हम दो बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं, दो सूबों की बात करने वाले हैं। पहला सूबा होगा राजस्थान, जहां से आप लगातार कम्युनल स्ट्राइफ और कम्युनल वायलेंस की खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे, जो विशेषज्ञ हैं, जो पत्रकार हैं राजस्थान के, ये कि क्या हिंसा की इन घटनाओं में एक पैटर्न है जिसे पकड़कर कॉल आउट करने की ज़रूरत है, और ये भी पूछेंगे कि राजस्थान की सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों रह जा रही है। इसके बाद हम चलेंगे बिहार जहां को लेकर के पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिहार के रास्ते अब राजनीति में कदम रखेंगे। गांधी जयंती से वो अपनी यहाँ पे यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। प्रशांत किशोर का बिहार में क्या भविष्य है, और बिहार में जो पहले से लोग अपना भविष्य बना रहे हैं उनका भविष्य तब क्या रह जाएगा, ये जाना जाएगा। तो आइए शुरू करें नेता नगरी। नेता नगरी के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। प्रदेश में जब आप किसी भी टूरिस्ट से पूछते हैं कि हैव यू बीन टू इंडिया, और वो हाँ में जवाब देता है, तो एक बहुत बड़ी संभावना होता है कि जिस इंडिया के बारे में आपको बता रहा है कि वो घूम के आया है, वो राजस्थान हो। गौरवशाली इतिहास है सूबे का, बेजोड़ आर्किटेक्चर है। लेकिन इन दिनों अगर कोई टूरिस्ट राजस्थान जाना चाहे और पहले वहाँ की खबरें चेक कर ले, गूगल कर ले राजस्थान, तो उसे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। करौली, गुड़ी पाड़वा में दंगा होता है, जोधपुर में ईद के दिन बवाल हो जाता है, भीलवाड़ा में एक घटना होती है मारपीट की, उसके बाद वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव होता है। अलवर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद, जिसमें कि 2 मंदिर गिराए जाते हैं, वहाँ पे भी कम्युनल फ्लेयर अप तो नहीं होता, लेकिन एक लंबी बहस ज़रूर शुरू हो जाती है। तो राजस्थान इस किस रास्ते पे निकल गया है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? आसन्न चुनावों की वजह से हो रहा है या नहीं? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान होने वाले हैं। सबसे पहले मेहमान होंगे हमारे त्रिभुवन, लेखक और पत्रकार, अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। दूसरे मेहमान हैं अविनाश कल्ला, पत्रकार, इनसे आप मिलते रहते हैं नेता नगरी में। नमस्ते सर। नमस्कार निखिल। और तीसरे मेहमान हैं आनंद चौधरी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इंडिया टुडे के, ये भी जुड़ रहे हैं जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। निखिल जी नमस्कार। सर पहले आनंद जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं एक लो डाउन चाहता हूँ जो नमस्ते सर, नमस्ते। आ गए त्रिभुवन जी भी आ गए। अभी आपका तारुफ करा रहे थे सर हम दर्शकों से, वो देखने भी लगे आपको। अब पैनल हमारा पूरा हो गया है। सर मैंने आनंद जी से कहा था कि एक बार दर्शकों को बताएं कि अब हम राजस्थान की खबरें जो सुन रहे हैं कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से कह लीजिए, वो कम्युनल स्ट्राइफ और कम्युनल टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में सुन रहे हैं। क्या राजस्थान में इसका कभी इतिहास रहा है? क्योंकि जो अब तक के हमने किस्से सुने थे कि राजस्थान में बहुत मिलजुल के रहने वाला माहौल रहा है। मुसलमान हो चाहे राजपूत हो, दोनों ने साथ में मिलजुल के राज भी किया है। कोई किसी की फौज में मनसबदार है, कोई किसी का मंत्री है। कभी ये धर्म का विभेद नहीं रहा। लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि क्या मेरी जानकारी अधूरी है। आनंद जी, क्या आप ये बताएंगे कि राजस्थान में कम्युनल स्ट्राइफ को लेकर के क्या हिस्ट्री है? क्या बहुत इस तरह की घटनाएं पहले होती थी या अब हो रही हैं? नहीं सर, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में तो इस तरह की घटनाएं कभी सामने नहीं आई। कोटा और जयपुर में कुछ इलाकों में जब बाबरी मस्जिद का ढहाया गया या कुछ समय बाद तक कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आती थी। लेकिन अब जिन इलाकों में दंगे हो रहे हैं, जैसे जोधपुर का कभी ऐसी विरासत रही नहीं। जोधपुर एक सांप्रदायिक सौहार्द वाली नगरी रही है, और वहाँ के भाषा में, वहाँ की बोलचाल में बहुत अपनत्व है। और उसके जो जोधपुर संभाग के जिले हैं, जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहाँ के लंगा मंगनियार हमारे यहाँ कबीर मीरा के भजन गाते रहे हैं हमेशा, और वहाँ की कभी संस्कृति इस तरह की नहीं रही। ये इस बार पहली बार ऐसा सामने आ रहा है। और राजस्थान में इस तरह का होना, तो मैं तो ये देखता हूँ कि अभी जिस तरह से हर 5वें दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और राजस्थान को लोग कहीं दंगा स्थान के नाम से नहीं जानने लग जाए, ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है और बहुत बड़ी आशंका है। हम चाह रहे हैं कि त्रिभुवन जी भी और अविनाश सर भी, आप दोनों भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें इसी बिंदु पर कि क्या इन सारी चीज़ों में एक पैटर्न देखने की ज़रूरत अब आने पड़ गई है। क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ छिटपुट घटनाएं हैं जिनको हम जोड़ के देख रहे हैं, या फिर वाकई इनमें एक पैटर्न है जिसे पहचान करके कॉल आउट करना जरूरी है? पहले त्रिभुवन जी। इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें राजस्थान की जो राजनीति है उसकी तासीर को समझना होगा। वो खासकर ये है कि, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वो ट्रेंड क्या है राजस्थान की राजनीति का,
वो ये है कि दिल्ली का जो शासन है वहां से जो डोर हिलती है वो राजस्थान को प्रभावित करती है। आमतौर पर ये देश के सभी सूबों में, राज्यों में इस तरह का रहा है और अब सारी जगह दिखाई दे रहा है राजस्थान के साथ कुछ रिश्ते दूसरी तरह के रहे हैं। तो राजस्थान की राजनीति केंद्र की राजनीति के हिसाब से अपने आप को बदलती हुई चलती है। आप देखें अभी पिछले दिनों करौली में जो तनाव हुआ या जोधपुर में हुआ, नागौर में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, ये तनाव कोई ऐसी इसके पीछे कोई बहुत घटना नहीं थी कि जिसके कारण कई बार आशंका हो जाती है। ये जो पारस्परिक त्योहार एक साथ आ गए या जुलूस निकालने पे जो लोग आमादा थे कि हमें ये जुलूस निकालना है, तो एक पूजा स्थल के सामने से निकालना है, तो उसको आप देखिए कि अभी पिछले दिनों में राजस्थान के राजनेता जो बहुत शालीन भाषा बोलते रहे हैं, ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो समाजवादी पृष्ठभूमि से, धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि से आए, लेकिन अब अपने राजनीतिक करियर की दृष्टि से जब एक दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं और बड़ा लंबा समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या दूसरी जगह जो हमें उनकी राजनीतिक शैली दिखाई देती है, वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शैली नहीं थी। उसमें वो उग्रता, प्रचंडता, धर्मोन्माद, ये सब राजस्थान में नहीं थे। राजस्थान की लीडरशिप, चाहे वो अभी के दौर की रही, चाहे आज से 5 साल पहले रही, 10 साल पहले रही, उसमें सांप्रदायिक तत्व कभी भी हावी इस तरह से या जो सांप्रदायिक भावना है वो नहीं थी। अभी शायद ऐसा कोशिश हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नेतृत्व है, जो वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी में, उसके बीच भी एक द्वंद्व है कि शायद उससे वो मुक्ति चाहते हैं कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल हुई, जिस तरह से गुजरात में हो रही है या अन्य राज्यों में उनके जो प्रयोग सफल हुए हैं, वो शायद राजस्थान में भी हो। हालांकि राजस्थान में एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में होती है तो उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आती है, जब कांग्रेस होती है तो बीजेपी में। इसी दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई बहुत आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही थी कि इस तरह से इतनी प्रचंडता, उग्रता हो। और कांग्रेस के साथ जो दिक्कत है या परेशानी है, कांग्रेस के जो बयान आए हैं लगातार, कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आए हैं, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर बड़े तीखे और आक्रामक हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। जब इस दृष्टिकोण से हम चीजों को समझते हैं, जब आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने जा रही है या वो प्रश्रय दे रही है इस तरह के तत्वों को, तो कांग्रेस के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपने जो थानों के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, जो शांति समितियां हैं, जो सीएलजी है, पुलिस के माध्यम से, जो सुरक्षा की इतनी सारी एजेंसियां बनी हुई हैं और वो बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन उनको कहीं भी सक्रिय नहीं किया गया, वो सजगता नहीं रखी गई। तो जितने भी वार्ड हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें इतने ज्यादा विधायक हैं, वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप और बहुत एक कैजुअल अप्रोच जो है वो इस तरह की चल रही है, जो कैजुअल अप्रोच नहीं रहनी चाहिए। मैं अविनाश जी, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें और जैसा कि त्रिभुवन जी ने बताया कि एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपनी बात रखी है पॉलिटिक्स के एंगल पे, उस पर ज़रूर आप कहिएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं, चूंकि आप जोधपुर से आते हैं, तो हमें जोधपुर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है, क्योंकि सबसे रिसेंट और सबसे ज़्यादा चर्चित वाक़या जोधपुर में ही हुआ है। एक बहुत ही अनप्लेजेंट सरप्राइज था। किसी ने जोधपुर के बारे में ये चीज़ पहले नहीं सुनी थी कि वहाँ पे कम्युनल फ्लेयर अप हो सकता है। ना सिर्फ फ्लेयर अप हो सकता है, बल्कि एक रात बाद अगले दिन भी चल सकता है। आपकी क्या जानकारी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या हमें आप एक रफ टाइमलाइन दे पाएंगे और फिर आप ज़रूर अपनी बात रखिएगा पॉलिटिक्स पे भी। देखिए निखिल, मैं जोधपुर से आता हूँ और जो राजस्थान में हो रहा है, अगर जैसे आनंद जी और त्रिभुवन सर ने बताया, राजस्थान और राजस्थान के लोग आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। हम इस तरह की पॉलिटिक्स और वायलेंस के आदी नहीं हैं। और अगर जोधपुर की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जहां ये दंगा हुआ वो जगह मेरे नेटिव घर से 1 किलोमीटर दूर है। मेरा स्कूल हुआ करता था इसी चौराहे के ठीक सामने। तो हमारे लिए बहुत ही एक शॉकिंग मोमेंट था। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा हो सकता है। उस दिन जब मैंने सुबह घर फोन किया तो मैंने एक ट्वीट भी लिखा कि आज ईद है और हमारी मस्जिद के सामने
बहुत सन्नाटा पसरा है, कोई चहल पहल नहीं है और सुनने में आ रहा है दोस्त और पड़ोसी जल्दी नमाज अदा कराएं। और ये बहुत सिंपल रिएक्शन था और मेरी तरह कई लोगों ने कहा। जहां वो हुआ आपने टाइमलाइन मांगी, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि हमारे यहाँ जालोरी गेट चौराहे पे बिस्सा जी का स्टैचू लगा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और उसपे अभी पिछले कुछ एक सालों में एक नई रवायत शुरू हुई है। वो चौराहा सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त पे सजता था, अब धार्मिक फंक्शंस पे, मैंने रामनवमी वाले दिन भी देखा 1-1.5 महीने पहले, कि वहां पे पूरा चौराहा उन्होंने भगवा कर दिया था, स्टैचू के ऊपर भी था। ये मेरे जैसे नागरिक के लिए एक शॉकिंग थिंग थी। तो एक धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ कि हम इन पब्लिक प्लेसेस को डिस्प्ले करें, जो पहले जोधपुर में कभी नहीं होता था। तो उस दिन चूंकि कोइंसिडेंटली परशुराम जयंती भी थी, अक्षय तृतीया भी थी और ईद भी थी, तीनों एक दिन आ रहे थे। तो जब पहले भगवा झंडा लगा बताया गया, उसको हटा के एक वहां पे हरा झंडा जो मुस्लिम धार्मिक प्रतीक है उसको लगाया चांद तारे वाला, तो कुछ लोगों ने आपत्ति करी और एक वीडियो बनाया गया। और फिर कुछ पत्रकारों की मुझे जानकारी मिली, आपने लल्लन टॉप पे भी दिखाया, कि उन्होंने ये पुश किया कंटेंट कि ये पाकिस्तान के झंडे हैं, जिससे चीजें फ्लेयर अप हुई और रात भर तनाव बना रहा। रात भर जब तनाव बना, समझाइश हुई और सुबह नमाज आनी थी और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। और ये सब कुछ जहां होता है वहां से पुलिस चौकी 50 मीटर भी दूर नहीं है। बड़ा लैप्स ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर था कि इतने लोग और इतने पत्थर और ये इतनी तादाद में ये ऐसा एंगर रातों रात कैसे जमा हुआ। इस पे पुलिस अगर रात को ही कार्रवाई कर लेती तो शायद ये सुबह घटना नहीं होती। और 1-1.5 दिन बहुत उन्माद फैला रहा। पर अभी जो देख रहे, कल किसी ने शाम को एक वीडियो शेयर किया, मेरे मोहल्ले कबूतर का चौक इलाका से आता है, कि वहां हिंदू और मुस्लिम एक ही घर में बैठ के वापस समझाइश के साथ बहुत शांति प्रिय तरीके से बात करें, प्रेम से बात करें। सो आई होप कि ये स्पेल ऑफ हेट इज जस्ट वन आउटबर्स्ट और ये खत्म हो जाए, क्योंकि हम ऐसे है नहीं। अब मैं पॉलिटिक्स पे बात करूंगा। त्रिभुवन सर ने एक बात करी कि एक प्रयोगशाला आ रही है और हमारे यहाँ पे भी बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप वाला एक मोमेंट आ रहा है, जैसा कांग्रेस ने 3-3.5 साल पहले देखा था कि वुड दे चेंज दैट गार्ड। तो वो गार्ड चेंज होने की बात आ रही है। तो हिंदुत्व इज अ बैंक दैट ऑलवेज हेल्प्स देम। पिछली बार भी उन्होंने एक प्रयोग किया, इससे पहले भाजपा माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को टिकट्स दिया करती थी। पिछली बार 200 में से सिर्फ एक को, वो भी यूनुस खान, जो उनके सबसे कद्दावर या ताकतवर या प्रभावशाली और मुख्यमंत्री के करीबी थे, उनको उनकी सीट से हटाकर टोंक में सचिन पायलट के सामने भेजा। तो बीजेपी पिछले लास्ट इलेक्शन से ही स्टॉन्च हिंदुत्व का अपना लाइन पकड़ चुकी है। और इस तरह के दंगे, हालांकि कांग्रेस और मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये कराया, पर कोई सबूत नहीं दे रहे, पर इस तरह के हालात पॉलिटिकली उनको सूट करते हैं, क्योंकि वोट डिवाइड होता है और पोलराइजेशन होता है। और इसी के इधर जब माइनॉरिटी डाउट में आ रही है, तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान की तरफ आ रहे हैं। वो भी माइनॉरिटी के वोट में अपना भविष्य या भाग्य आजमाना चाहेंगे। तो वो वोट बैंक भी कांग्रेस से छिटकता दिख रहा है। तो पॉलिटिकली ये जो दंगे हैं या इस तरह की घटनाएं हैं, ये हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम और स्पेस को बहुत रेडिकल बना सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह की राजस्थान की पॉलिटिक्स अभी तक रही है कि हम पीसफुल रहे, हम बहुत अच्छे से कोएग्जिस्ट करते हैं, वैसी रहे। क्योंकि हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, आनंद जी ने बताया कि वेस्टर्न राजस्थान में वो सिंगर्स है या कबीर के दोहे गाते हैं, जयपुर में आओ तो वो आर्टिजन है, वो ज्वेलरी का काम करते हैं। तो माइनॉरिटी जो यहाँ है वो कारीगर या एक आर्टिजन कम्युनिटी है, वो वायलेंट कम्युनिटी नहीं है। और हम कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसा ही रहे। ठीक है। त्रिभुवन जी ने भी, अविनाश जी ने भी, दोनों ने एक चीज़ पर इशारा किया कि एक ये देखने को मिल रहा था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, खुद अशोक गहलोत इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट हमारे सामने है कि करौली को हिंसा की लेबोरेटरी बनाया गया है, सीएम साहब का बयान है, और सुनियोजित हिंसा हुई। तो जब इस तरह की जानकारी है और करौली के बाद ही ये सारी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो अलवर हो,
तो हम ये जानना चाहते हैं अपने पैनल से, तीनों मेहमान इस पर रोशनी डालें कि क्यों राजस्थान की सरकार एंटिसिपेट करने में विफल रही, और उसके बाद जब ये फ्लेयर अप्स हो रहे थे, जब माहौल बिगड़ रहा होता है किसी शहर का, किसी मोहल्ले का, तो उसे तुरंत उसी जगह जाके स्मॉदर क्यों नहीं किया गया, उस आग पर पानी क्यों नहीं डाला गया? ये स्टेट इनएक्शन की स्थिति क्यों है? पहले त्रिभुवन जी और फिर बाकी दोनों पत्रकार फिर अपनी राय रखें। कुछ बड़ी हैरानीजनक चीजें राजस्थान में हो रही हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात जो है कि एंटीसिपेट नहीं कर पाना, ये जिस तरह के बयान लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आ रहे हैं, इसका अर्थ बड़ा साफ है कि बहुत सारी चीजें उनको काफी समय से मालूम थी और चीजें पता रही हैं, आशंकाएं थी। लेकिन कांग्रेस के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि उसमें जिस तरह के आरएसएस, बीजेपी और जो दूसरे जो लोग हैं, उनके प्रतिद्वंद्वी जो राजनीतिक दल है, उसके मुकाबले में वहां एक ही चेहरा बड़ा प्रमुख रूप से दिखाई देता है और कांग्रेस बहुत अंदरूनी तौर पे विभाजित है। जैसे कांग्रेस का जो संगठन है, जो पीसीसी है, उसने इस लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं किया जो दिखाई दे कि वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं मुकाबला कर रही है, जबकि बीजेपी बहुत सामूहिक रूप से, बहुत संवेद रूप से सारे एकत्र होकर के एक टीम के रूप में कांग्रेस को घेर रही है। तो एक बड़ी समस्या जो है कि कांग्रेस टीम के रूप में काम नहीं कर पा रही है और उसका संगठन जो है वो बहुत बिखराव और दुर्दिनों के दौर में है। उसकी अपनी बूथ लेवल पर, उसकी जिला लेवल पर, उसके विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन नहीं है और उस तरफ उनका कभी कांग्रेस के नेताओं का ध्यान ज्यादा रहा नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी की बात यह है कि वो जब कभी उनका प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला होता है तो वहां उनका सामने कोई नहीं होता और उस दौर के अंदर जो निहित स्वार्थी जो तत्व होते हैं वो वहां अपना खेल करते हैं और बाद में जो विपक्षी दल है, जिसका अपना काम है, उसका अपना धर्म है कि वो उसका फायदा उठाए, वो उठाएंगे फायदा, क्योंकि अतीत के अंदर या जहां कहीं जो कोई ताकतवर होता है वो उसका फायदा उठाता है। एक चीज जो और दिखाई देती है वो ये है कि अभी जैसे करौली का दंगा हुआ, तो करौली के दंगे में एक चीज, उसके दंगे की जब हालात की जो जानकारी लेने लगे लोग, तो वहां इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को भेजा। आप बड़ी मुझे हैरानी हुई कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती उस परंपरा से हैं जो आर्य समाज की परंपरा है, जो मंदिर और मूर्ति के खिलाफ बड़े लंबे समय से लड़ती रही है और जिसका मानना ये रहा है, जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है उसको मैं कवर करता रहा हूं, और वो लगातार ये बात कहते थे कि मंदिर और मूर्ति की जो लड़ाई है वो अंततः सांप्रदायिक हिंसा में बदल सकती है, देश की एकता को तोड़ सकती है। वो बहुत बार ऐसी किताबें बांटते थे जिसमें लिखा होता था कि मंदिर और मूर्ति की जो वायलेंस, जो स्थिति है वो इधर ले जाती है। लेकिन अभी हमें जो वास्तविक रूप से दिखाई देगा, वो दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अब स्वामी जी खुद उस लाइन पर चल रहे हैं और वो खुद मंदिर, मूर्ति और उनकी शोभा यात्राओं में आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जो हमारे भारतीय समाज की या राजस्थान के समाज में जो एक धर्म के अंदर भी एक जो गतिशीलता थी, जो उदारता थी, जो एक मतलब इंसानियत से प्रेम और जो एक ब्रॉडर व्यू था कि सबको साथ लेकर चलो, सभी धर्मों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने तरीके से चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो धर्म के लोग जो बहुत ऊंची बात करते थे, बड़ी बात करते थे, जिनके दिल सबके लिए खुले हुए थे और जो समान रूप से हिंदू जो सेक्टेरियन थे उनका विरोध करते थे, मुस्लिम सेक्टेरियन का विरोध करते थे, ईसाई धर्म के जो लोग सेक्टेरियन थे या उनकी जो अवैज्ञानिक परंपराएं थी उसका विरोध करते थे, और वो बताते थे कि वास्तविक धर्म क्या है और कर्मकांडी या अंधविश्वास वाला धर्म क्या है। तो अब हमें ये बड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो शक्तियां जो धर्म के अंदर, समाज के अंदर थी, वो खुद उनको भारतीय जनता पार्टी ने मोबिलाइज कर लिया है और उनको वो खींच करके अपने साथ ले आई है। तो आप देखिए कि ये जो हालात हैं ये राजस्थान के उस न तो इतिहास के आसपास हैं, न उस परंपरा को कहीं नजदीक से छूते हैं, न जो यहाँ का जो पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान जो राजस्थान में शिक्षा की चेतना आई, जो यहाँ का फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, उससे निकल करके जो राजस्थान की राजनीति को लेकर के आए, वो सब लोग उस धरातल पर आकर के और एक तरफ बह रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत एक बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने जो बहुत बार ये कहा करते थे कि मैंने 36 राजनीतिक दलों को निगल करके और जनसंघ को से आगे जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है। तो उसकी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में यहाँ हिंदुत्व, सांप्रदायिक दृष्टिकोण न तो राजस्थान की उसमें है और न भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, जो पूरी पार्टी का संविधान है, उसमें भी ये बात कहीं नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि उसको कुछ लोग कुछ अपनी दृष्टिकोण के कारण उग्रता और प्रचंडता दे रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति उस परंपरा से निकल करके आए और वो जो नया ढर्रा है देश की राजनीति में, जो पूरे देश में एक बयार बह रही है धर्म के आधार पर वोट डालने की, उसका ध्रुवीकरण कुछ इस तरह से हो जाए और वो एक बड़े मार्जिन के साथ राजस्थान में कांग्रेस को अपदस्थ कर सकें। तो मुझे जो दिखाई दिया एक चीज जो इसमें एक क्रक्स की बात है, ये इस बार का जो हालात जिस तरह के सामने आए हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो रणनीतिकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले तो अलग तरह खड़ा करना ही चाहते हैं एक बड़ी ताकत के रूप में, लेकिन कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के अपने भीतर की एक लड़ाई भी है कि जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी इतनी उग्र नहीं है, जो ज्यादा राजनीतिक है, ज्यादा शालीन है, अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ की लीडरशिप चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, उसके वो मुहावरे नहीं है, लेकिन अब उनकी जुबान को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनकी राजनीतिक संस्कृति को, उनके तेवर को बहुत तेजी से बदलने की कोशिश हो रही है। और ये खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ दो धाराएं हैं। एक वो धारा जो शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की है, एक वो जो संघ पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं। तो यहाँ दोनों तरह के लोग जो हैं उनमें एक समरसता रही है और संघ पृष्ठभूमि के जैसे कुछ नेता रहे हैं जो बहुत उग्र, प्रचंड और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कई बार टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि अगर गंभीरता से लेते तो वो राजस्थान के पूरे राजस्थान के नेता होते, लेकिन वो पूरे राजस्थान के नेता होने के बजाय वो एक प्रदेश के एक बहुत छोटे हिस्से में सिकुड़ करके रह गए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो बहुत सौमनस्य की, बहुत सबको साथ लेकर चलने की, वो एंटी मुस्लिम कहें वैसी नहीं है और वो बहुत हिंदुत्ववाद के रंग में, कट्टरता के रंग में नहीं रंगी हुई है। लेकिन अब चीजें कुछ लोग हैं जो उसे शायद बदलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ की जो एक बहुत मतलब एक लंबी परंपरा के बाद जो कवायद राजस्थान में आई है, जिस तरह का हालात रहे हैं, उसे बदला जाए और जिसकी जड़ें राजस्थान के अंदर बहुत गहरे से जिन नेताओं की हैं, उसमें सिर्फ कोई एक चेहरे की बात नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों की और जो कांग्रेस की जो राजनीति रही है उसमें एक बड़ी सहजता रही है और वो ऐसी राजनीति नहीं थी जो हमें अन्य प्रदेशों में कई बार दंगे दिखाई दे रहे हैं। और जो राजस्थान का नया ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उतना ही उससे चिंतित होना चाहिए जितना कांग्रेस को। मैं जाना तो चाह रहा था सर आनंद जी के पास, लेकिन क्योंकि आपने बात छेड़ दी है तो त्रिभुवन सर मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ। आप बात कर रहे थे जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया है दोनों पार्टियों के संगठन को, भाजपा वाले पक्ष में मुझे ये समझ में आया कि शायद एक वो चर्निंग चल रही है एक पोस्ट वसुंधरा राजे पॉलिटिक्स की विद इन बीजेपी राजस्थान में, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा यहाँ दिल्ली में आप ये कह रहे हैं कि वो एक सिस्टमिक इशू है, लेकिन कुछ चेहरों पे हम चाहते हैं कि आप अपनी टिप्पणियां जरूर रखें। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका प्रमोशन भी हुआ 2019 में, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी हैं, जनधन के बहाने उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। क्या ऐसे कोई चेहरे हैं जो इस रेस में अभी थोड़ा आगे निकल गए हैं, या अभी सब लोग अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं और वो केओस का ही माहौल है? नहीं, इसमें अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में एक चेहरे की चर्चा बहुत कम होती है। देश की राजनीति में कभी कभार शायद वो नाम आता है, आता नहीं है, लेकिन जो नए नामों में आप चर्चा करें तो ओम बिड़ला जो है बहुत बड़ा नाम है और राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में वो भले ऐसे सक्रिय दिखाई नहीं देते हों, लेकिन जो गहराई उनकी राजस्थान भर में है पूरे में, वो काफी है। राजस्थान में राजेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं उनकी राजस्थान में काफी अच्छी जड़ें गहरी हैं। राजस्थान में अरुण चतुर्वेदी हैं। राजस्थान में मतलब जो यहाँ की एक बड़ी नेता हैं वो वसुंधरा राजे हैं, और खासकर जो राजस्थान में महिलाओं की एक बहुत आधी आबादी है और उसमें देखें तो बहुत कम नेता
महिला नेता हैं, उसमें एक बड़ी महिला नेता जो है वो वसुंधरा राजे हैं, और वो जिसे हम एक जनरल भाषा में कहते हैं कि जो क्राउड पुलर फेस बीजेपी के पास है, उसमें एक वो भी रही हैं। तो बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, वो एक नहीं है। कांग्रेस में एक मतलब एक या दो चेहरे के बीच में, इर्द गिर्द दो चेहरों के बीच में जनरल आमतौर पे बहस होती है, लेकिन बीजेपी के पास अपने बहुत सारे चेहरे हैं, और उसमें ऐसे चेहरे भी जिनकी चर्चा नहीं होती है और जो शायद इतने उतावले भी दिखाई नहीं दे रहे कि वो राजस्थान की लीडरशिप ले लें, उसमें ऐसे लोग भी हैं। तो और कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में चुनाव हार गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा उनकी जो आर्थिक वित्तीय राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी समझ, राजस्थान के का जो इतिहास और राजनीति है, राजस्थान के जो सरोकार हैं उनकी बड़ी गहरी समझ उन लोगों के पास है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तो निश्चित रूप से काफी व्यापक और काफी अच्छी है, भले उनको केंद्र में या राज्य की राजनीति में ज्यादा हिस्सा नहीं मिला, और कुछ लोग अचानक से केंद्र की राजनीति में जो सक्रिय हो गए हैं, तो उसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं या बहुत बड़े लोग हैं। सर, आपने एक नाम ऐसा ले लिया, मतलब जो बहुत कम डिस्कस होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, कम से कम जब हम दिल्ली की बात करते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्या ऐसी कोई भी चर्चा है, मतलब जो आप लोगों तक पहुंचती हो, कि भविष्य में कभी वो दिल्ली से वापस जयपुर जाएं? नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को तय करना है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मेरा ख्याल है उसके इतिहास में ही पूरे में पहली बार एक इतनी बड़ी प्रभावशाली उनके पास केंद्रीय हाईकमान आया है, नेतृत्व आया है, और वो नेतृत्व अपने ढंग से चीजों को कर सकता है। क्योंकि जो राजस्थान में भी परिस्थितियां हुई हैं, वो हाईकमान कांग्रेस का जो हाईकमान कमजोर हुआ, उसके कारण कांग्रेस संकट झेल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी के पास चेहरे हैं, बीजेपी के लोगों ने तय भी कर रखा होगा, लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि बीजेपी के पास काफी ऐसे चेहरे हैं। उसमें निश्चित रूप से ओम बिरला एक बड़ा नाम है, और उनके बड़े राजस्थान भर में पूरी पृष्ठभूमि में सारी जगह उनके बल्कि राजस्थान से बाहर भी उनकी जड़ें काफी गहरी हैं, जिसे वो चर्चा में बहुत कम आते हैं, ये सही है। और राजस्थान में जातिगत तौर के ऊपर भी बीजेपी ने काफी ऐसे चेहरों की ग्रूमिंग की है, उसमें आरएसएस की भी बड़ी भूमिका रही है, और उन्होंने राजस्थान को एक अच्छे संगठन के रूप में तैयार किया है यहाँ। और एक खास बात और है जो शायद कांग्रेस के लिए बड़ी लर्निंग हो सकती है, कि राजस्थान में भले वसुंधरा राजे घनश्याम तिवाड़ी, वसुंधरा राजे ललित किशोर चतुर्वेदी, वसुंधरा राजे या अन्य भैरव सिंह शेखावत, बहुत सारे यहाँ विवाद झगड़े हुए, लेकिन और मैं भारतीय जनता पार्टी की बीट कवर करता रहा हूँ, और मैंने उसके ऑफिस की गतिविधियां बड़े नजदीक से देखी हैं। लेकिन एक बहुत जो रिमार्केबल बात और बेहतरीन बात है, जो किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए सीखने वाली हो सकती है, तो उनका जो सदस्यता का जो अभियान है, उनका जो अपने मंडल को, ब्लॉक को, अपने बूथ को संभालने की वाली जो टीमें रही हैं, वो भले आप लाख लड़ें झगड़ें, बड़े नेता कुछ करते रहें, लेकिन वो टीम अपना काम अपनी तरीके से करती रही है। लेकिन कांग्रेस जो है उसकी राजस्थान में स्थिति ये है कि अगर आज किसी एक को आपने पीसीसी दे दी, तो वो पुराने वाली पीसीसी के जो लोग हैं उनको पूरा डेमोलिश करेगा। जब तक वो उसको आखिरी किनारे तक तहस नहस नहीं कर लेगा, तब तक वो दम नहीं लगाएगा। उसको बनाने के बजाय वो वहां से स्टार्ट नहीं करता, वो पहले डेमोलिश करता है, वो फिर अपनी चीज खड़ी करता है। तो कांग्रेस और दोनों के बीच में बड़ा भारी एक अंतर आ गया है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में कांग्रेस से बहुत आगे है। ठीक है, मैं आनंद जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सर, अभी त्रिभुवन जी ने जो अपनी बात रखी, उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान की, उनके संगठन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने इस प्रेजेंट क्राइसिस को देखने की कोशिश की है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो 3-4 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के, उनका संगठन और पॉलिटिक्स उसका हिस्सा है क्या? उसका कोई प्रशासनिक पक्ष भी है? क्या राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, जो पुलिस सर्विस है, जो होम मिनिस्ट्री है, उस लेवल पे भी कोई आपको एक लैकलस्टर रिस्पांस देखने को मिल रहा है, या फिर हमेशा से ऐसा ही था, अब वो नासूर बन गया है तो उसमें से पस बाहर आ रहा है, या फिर इन दिनों आपने कमजोर पड़ते देखा है? सर, ये बात सही है कि राजस्थान की प्रशासनिक जो पकड़ है, जो पुलिस की खास करके जो ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत कमजोर पड़ी है, और सूचनाएं भी पुलिस तक आने में बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि जो दंगे की जितनी भी घटनाएं हुई है,
वो ऐसा नहीं है कि आप देखिए करौली दंगा तो पूरा ही पुलिस की जो नेग्लिजेंसी था उसका परिणाम था, आप देखिए। और पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो बात कल्ला जी ने छेड़ी थी वो बिल्कुल बहुत सही थी कि बीजेपी को अब मुस्लिम वोटों की ज्यादा जरूरत नहीं है और वो मुस्लिम वोट चाहती भी नहीं है। आप देखिए पिछले चुनाव में उन्होंने सिर्फ 1 टिकट दिया, वो भी हार गए, और कांग्रेस ने 15 टिकट दी। और राजस्थान में कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जहां जो मुस्लिम आबादी है वो 15 से लेकर 25% तक है। आप देखिए वो कांग्रेस का वोट बैंक करने साथ, और कांग्रेस उस वोट बैंक को अपने से छिटकने नहीं देना चाहती। और इस बीजेपी तो अपना हिंदुत्व का पूरा कार्ड खेलती है और कांग्रेस जो है वो उसके विपरीत चलती है। आप देखिए कि उसका जो वोट बैंक का 18 जो सीटें हैं राजस्थान में जो मुस्लिम बहुल है उनको वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो ये जो आपस में जो दोनों पार्टियों का एक जो बन गया है कि एक मुस्लिम परस्त और एक हिंदू परस्त, उसका भी एक परिणाम है कि राजस्थान में ये जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं या इस समय जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे सामने नजर आ रही है। अविनाश जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी जब इसकी रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग, हमारा पैनल जब तैयार हो रहा था। अविनाश जी, मैं उसी बिंदु पर चाहता हूं आप टिप्पणी करें कि क्या एक फुल टाइम होम मिनिस्टर के न होने के नतीजे में आप ये सारी चीजें देख रहे हैं? क्या इसको इतना डायरेक्ट देखना ठीक होगा? मतलब मैं चाहता हूं आप तर्क भी पेश करें अपनी बात के डिफेंस में। देखो निखिल, मैंने जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे उससे पहले हम जब बात कर रहे थे तो मैंने इसका जिक्र किया था, और मैं पिछले 2 से 2.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि हाई टाइम वी नीड अ फुल टाइम होम मिनिस्टर। और मैं इन सिर्फ दंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्राइम रेशियो बढ़ा है राजस्थान में। आप हर दिन देखिए, इट्स नॉट जस्ट दंगे, आप सी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लूटपाट, मर्डर, हर चीज बढ़ रही है। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो ही डबल्स अप एज द चीफ मिनिस्टर, तो उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पता नहीं कितने महकमे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो फिर आप हर चीज अपने पास नहीं रख सकते। और जब when the buck stops at you, आप कह देते कि ये विपक्ष की साजिश है, उनके बयान हमेशा आ रहे हैं ये विपक्ष की साजिश है, कोई सबूत नहीं आया। और आप ये जो सारी अभी बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी है, अब मैं कहूंगा एक और बात है जो अंदर खाने कई लोगों में चलती है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और पॉलिटिकल स्कोर्स की इंटेलिजेंस गैदर करने में ही इतनी बिजी रहती है कि वो लोगों की इंटेलिजेंस को कर ही नहीं पाती। कई ऐसी चीजें हो जाती है जो हो जाती है और उसके बाद वो उससे अरे ऐसा क्या हुआ था। सो वी आर इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया, वी आर इन अ स्टेट ऑफ स्टेटस को। और अब बस ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस महकमा भी शायद यही देख रहा है कि गिने चुने 18 महीने निकल जाए, कोई अपना स्टेटस को या अपनी पोजीशन खराब नहीं करना चाहता, और उस सारे परपंच का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मतलब, तो ये बिल्कुल सही डिमांड है कि वी नीड अ फुल टाइम होम मिनिस्टर। और ये कई बार कई लोग कह चुके हैं, बट सत्ता का मद एक अलग चीज होती है और वो पावर हर आदमी अपने पास ही रखना चाहता है। क्योंकि कुछ चीजें, पिछली बार गहलोत सरकार में वो होम मिनिस्टर नहीं थे, क्योंकि कुछ चीजें बोलिए सर आप। हाँ, आप बताइए। मैं यही, दरअसल इस सवाल का एक और मैं कारण बता देता हूं कि हमने चला के क्यों पूछी ये बात, क्योंकि जो पुलिस एक्शन मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह की जानकारियां राजस्थान से निकल के सामने आई कि इन दंगों के पीछे किनकी जो एट फॉल्ट है, मैं आरोप जिन पे लगा रही है कांग्रेस, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पूरी बीजेपी लीडरशिप का ही नाम उसमें लेते जा रहे हैं, वो उसका एक पॉलिटिकल बिकरिंग वो हो गई। लेकिन जो आप जिन लोगों को आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान पुलिस का जो एक्शन है वो बहुत ही काइनेटिक नहीं रहा है अपने नेचर में। इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर को लेकर सवाल पूछा राजस्थान की। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें ऐसा कोई दो राय की बात ही नहीं है। बहुत ज्यादा स्टेटस कोइस्ट हो गई है पुलिस भी, और कहीं एक्शन नहीं दिखता। कोई एक्शन ले तो ट्रांसफर्स हो जाते हैं। एसीबी का भी अभी एक आया कि बहुत अच्छे अधिकारी, उन्होंने कुछ एक्सपोजे किए, कुछ अधिकारियों को अंदर किया तो उनकी ट्रांसफर हो गई एसीबी से। तो हम एक बहुत ही लचर कानून व्यवस्था का शिकार हो गए हैं, पर कोई इसको मान नहीं रहा। देखिए, सीएम साहब ने अभी उदयपुर में चिंतन शिविर पे जाते वक्त भी फिर ये दोहराया कि ये बीजेपी की प्ले बुक है। वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं। तो चूंकि उनकी सरकार है और वो गृह मंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री है, तो बक स्टॉप्स विद हिम। क्या वो ये बताएंगे कि अगर वो ये मान रहे हैं कि इनपुट्स आ रहे हैं और फिर भी दंगे हो रहे हैं, तब तो गलती उन पे है, सारा ओनस उन पे आता है। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही,
ना इंटरनली इस पे कोई बात हो रही है। और दो चीजें और देखने को मिली, आपने पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कही, जो त्रिभुवन सर ने बात कही, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कांग्रेस में अशोक गहलोत इज अ मास्टर पॉलिटिशियन हु इज 24/7 स्ट्रेटेजाइजिंग। जैसे कहते हैं अमित शाह 24/7 पॉलिटिशियन है, आई थिंक उसी तरह से अशोक गहलोत भी एक 24/7 पॉलिटिशियन है। बट इस बार कैसे चूक हो गई कि उनके गृह क्षेत्र में इतना बड़ा दंगा हो जाता है और वो कहते हैं छिटपुट घटना है। हाउ कुड यू कॉल समथिंग? क्या हमारा हिंसा का पैमाना ये है कि जान की क्षति हो तभी हम मानेंगे कि बड़ा दंगा हुआ? आज भी मेरे ख्याल से कल तक जोधपुर में इंटरनेट बंद था, आज चालू हुआ यानी मैंने फॉलो नहीं किया उसे। बट अगर इंटरनेट बंद है, अफरा तफरी मची हुई है और आप कह रहे हैं छिटपुट घटना और आप चिंतन शिविर में जा रहे हैं, तो कांग्रेस की पूरी ऑप्टिक्स ही गलत है। क्या आपके लिए आपका चिंतन शिविर ज्यादा जरूरी है? ये चिंता जरूरी है कि प्रदेश में हिंसा ना फैले? 3 हफ्तों में 4 बड़ी घटनाएं हो गई और हमें तकलीफ चिंतन शिविर की। और जो आपने पॉलिटिशियंस वहां भेजे, आपके मंत्री यहाँ, वो डमी है, उनको मुझे नहीं लगता जोधपुर में कोई जानता होगा। बारिंग इन एक्सेप्शन ऑफ बीडी कल्ला, बिकॉज वो बीकानेर से आते हैं। राजेंद्र यादव का कोई वजूद नहीं बनता, कोई नहीं जानेगा, ना सुभाष गर्ग को जानेगा कोई उधर। आपने ऐसे तो नुमाइंदे भेज दिए। और उसके ठीक उलट आप देखिए, बीजेपी रैंक एंड फाइल वाज राइट आउट देयर। क्या कोई वजह रही कि सीएम अपने ही जिले में नहीं गए, उसी शहर में जहां उनका घर भी है? तो उनको कुछ मुझे लगता है अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग की ज्यादा चिंता है कि वो चिंतन शिविर की तरफ अपना फोकस रख रहे हैं। ठीक है, मैं चिंतन दरअसल दोनों पार्टीज में चल रहा है। मैं जी चिंतन में एक बात और कह रहा हूं, जैसे ये बीजेपी पे आता है ना, कि अभी हम भी बात कर रहे थे और त्रिभुवन सर ने बहुत अच्छे से बताया कि वो लोगों को ग्रूम करते हैं। आप ये देखिए, कितने भी डिविजन्स हो बीजेपी में, उनका हर नेता अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आवाज मुखरता से उठा रहा है और वो प्रदर्शन कर रहा है। चाहे वो गजेंद्र सिंह हो, वो अपनी बात रख रहे हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, वो जा रहे हैं, वसुंधरा राजे वो करौली में पहुंच गई, उनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो हर जगह दिखते हैं। तो बीजेपी का हर नेता हर तरफ दिखता है, दे आर कारपेट बॉम्बिंग इट, वेयरएज कांग्रेस में कोई कहीं नहीं जा रहा। आप देखिए, उनके दिग्गज नेताओं में से किसी ने आपको जोधपुर जाते दिखा? मुख्यमंत्री नहीं गए तो इतने बड़े नेता कोई और चले जाते। खाली कांग्रेस पार्टी अब एक ट्विटर पे रिएक्शन देने वाली पार्टी रह गई और साउंड बाइट्स की पार्टी रह गई। मैं इसी बिंदु पे चाह रहा हूं कि त्रिभुवन जी से प्रतिक्रिया ली जाए। सर, अभी चिंतन शिविर होने वाला है, उदयपुर में ही बुलाया गया है, 13 से 15 मई तक आयोजित होगा और इसमें पूरी ही पार्टी की चिंताएं शायद डिस्कस होंगी, राजस्थान के बाहर की भी। लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो एक द्वैध की बात चली आ रही है बहुत टाइम से, अब वो मतलब अब लगभग लोग बोर होने लगे हैं, सचिन पायलट वर्सेस गहलोत। तो क्या इसका कोई निराकरण किसी निकट भविष्य में हो पाएगा? क्योंकि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर लें कि आपको अगला इलेक्शन आप बहुत सीरियसली नहीं लड़ेंगे क्योंकि राजस्थान में रोटी पलटते रहते हैं, तभी भी आपको एक फाइट तो पुटअप करनी है ही ना, कि आपको वो चांस तो लेना ही है कि क्या पता हम जीत जाएं। तो लड़ने जब जाएंगे तो क्या आपके दोनों सेनापति साथ साथ बगल बगल लड़ेंगे या फिर वो अभी दरार अभी तक भरी नहीं है? कुछ दिन पहले सचिन पायलट आए भी थे, फिर अशोक गहलोत का वो स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा तो पार्टी प्रेसिडेंट के पास रहता ही है। आप क्या कहते हैं सर? 2-3 चीजें हो गई हैं जो अविनाश भाई ने बताया। उसको थोड़ा सा मैं कुछ चीजें उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा, फिर मैं आप वाले प्रश्न पर आता हूँ। एक तो यह है कि जैसे ही जोधपुर में बड़ा घटनाक्रम हुआ तो मुख्यमंत्री खुद भले न गए हों, लेकिन उन्होंने अपने गृह राज्य मंत्री को तत्काल वहां भेजा, उनके साथ काफी लोग और भी गए, तो उसका उन्होंने प्रयास किया। एक चीज और भी है कि ये हम लोग स्वयं मतलब इनका जिस तरह से कहें कि राजस्थान जितना बड़ा प्रदेश है, जो उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति है, उसमें एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? प्रश्न ये है। वजह ये है कि एक चीज अगर आप देखें कि यहाँ एसीबी गृह मंत्री के अंडर नहीं, मुख्यमंत्री के अंडर आती है। तो जो मुख्यमंत्री के अंडर आने वाली एक जो टीम है एसीबी की, वो तो धड़ाधड़ छापे मार रही है, कभी किसी अधिकारी को पकड़ रही है, कभी किसी कलेक्टर को पकड़ रही है, कभी किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को। तो उन्होंने राजस्थान में अभी एसीबी ने, मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ
सरकार ने खुद एक इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है और वो बहुत कामयाबी से चल रही है। उसमें एक डेंट पिछले दिनों तब आया जब एसीबी के एक बहुत मतलब बेहतरीन अधिकारी जो बड़े यहाँ उन्होंने ऑपरेशंस किए, बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, वो उनका तबादला पिछले सीएमओ और वर्तमान सीएमओ के आरएएस अधिकारियों ने मिल करके एकजुट होकर के किया। तो आप ये देखिए कि किस तरह की बड़ी दिलचस्प एक कहानी राजस्थान में दोहराई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के समय के जो व्यक्ति हैं उनके जो सीएमओ में जो काम कर रहे थे, जो अब सीएमओ में काम कर रहे हैं, वहां के जो आरएएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो मिले और उन्होंने उन अधिकारी का, आरपीएस अधिकारी का तबादला करवाया। तो वो सवाल जो है वो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान के जो डीजीपी, राजस्थान की जो पुलिस महकमे की जो बातें हैं उस सब पर सवाल खड़ा हो रहा है। फिर एक चीज और भी है राजस्थान का कि आप ये देखेंगे कि राजस्थान में पुलिस व्यवस्था का जो वो पंगु हुई है उसका बड़ा कारण राजस्थान के एमएलएज हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत खतरनाक राजस्थान में पिछले कई वर्ष से ट्रेंड चल रहा है कि एमएलए के सिफारिश अनुशंसा से एमएलए चाहेगा वो वहां अधिकारी लगेगा, वो वहां एसपी लगेगा, वो कलेक्टर लगेगा, वो डीवाईएसपी लगेगा, वो एसडीओ लगेगा, वो पटवारी लगेगा। तो ये जो राजस्थान में एमएलएज को जो एक छूट अनावश्यक रूप से मिली है उसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का कबाड़ा किया है, उसने उसको पंगु बनाया है और ये बहुत ही एक आत्मघाती व्यवस्था है जिसका राजस्थान के पुराने और बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, जो चीजें जानते थे, उन्होंने विरोध भी किया। लेकिन राजस्थान की जो राजनीतिक नेतृत्व की जो शैली है उसमें उनको उनकी बात मानी नहीं गई। दूसरा एक चीज जब हम देखते हैं तो भले यहाँ पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हो, वो पूर्णकालिक गृह मंत्री हो, भले न हो, होना चाहिए, लेकिन अगर जब तक ये छूट नहीं दी जाएगी, जब तक वो अपने तरीके से ये काम नहीं करेगा, ब्यूरोक्रेसी और जो इसको जो राजनेताओं के तबादलों में जो एमएलएज का जो हस्तक्षेप है वो बंद नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसके बाद हम जो आपने प्रश्न किया वो आ रहा है, तो कांग्रेस राजस्थान का जो इतिहास है उसमें एक बड़ी बात बच्चे बच्चे के जुबान पर रहती है कि जब यहाँ एक युद्ध की लड़ाई के लिए एक शूरवीर जाने लगे तो, और वो क्षत्राणी उनकी नई शादी हुई थी और वो जब उनसे मिलने के लिए गए कि बोले कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी नहीं होगी, तो तू इस युद्ध में जाने से पहले मैं जा रहा हूं, तुम्हारी याददाश्त के लिए कोई एक ऐसी चीज दे दे जो मुझे याद रहे ताकि मैं उसको साथ ले जाऊं। तो उसमें वो जो क्षत्राणी है उसने, जो एक तरह से सैनिक वीर की पत्नी है, कि वो अपना सर काट करके और उसको दे देती है। ये घटना सच हो, ये मिथक हो, कैसा भी हो, लेकिन राजस्थान में ये कोई संघर्ष के लिए युद्ध से पहले की एक प्रेरणा देता है कि वो रणनीति क्या होनी चाहिए, कि जब आपका कोई प्रिय है, जब तक वो अपना सिर काट करके आपको नहीं दे देता, अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर देता, तब तक आप कोई लड़ाई सही से नहीं लड़ सकते। तो राजस्थान में कांग्रेस बड़े लंबे समय से एक आत्मघाती संस्कृति के तहत राजनीति करती है कि या तो मैं और या तू है तो फिर मैं नहीं, मैं हूं तो तू नहीं। तो ये जो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक, बहुत ही असहिष्णु जो राजनीति राजस्थान में विकसित हो गई है, और उसमें कोई एक व्यक्ति कसूरवार नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसके हाथ में जब लाठी आई, भैंस जो राजनीति की भैंस है वही ले गया। तो इस तरीके से जो हालात बने हैं राजस्थान में, उसमें कांग्रेस जब तक अपने लोगों को, सबको, सारे लोगों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक वो नहीं लड़ सकते। उसमें नई ऊर्जा भी है, उसमें पुराना भी है, और किसी को भी आप इग्नोर करेंगे। और सिर्फ यहाँ के दो चेहरों की बात नहीं है, यहाँ जिलों में पता नहीं कितने ऐसे अच्छे चेहरे हैं जो बहुत ईमानदार हैं, बड़े अच्छे बेचारे, उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी भी उनको जो चालाक और तेज तर्रार लोग हैं उन्होंने मतलब जो कहीं का नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस एक बहुत ही आत्मघाती तरह की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी भी इसी तरह की परिस्थितियों से उभर करके आई है, अभी उसका दौर है, तो इसलिए उसकी जो कमियां हैं वो थोड़ी चर्चा में कम आती हैं। वही अगर बीजेपी कमजोर हो जाए तो शायद इस तरह की चर्चाएं ज्यादा होने लगेंगी। तो परिस्थितियां जो हैं वो दोनों पार्टियों के लिए
चुनाव आने वाला है और उसमें एक जैसी है। भारतीय जनता पार्टी उसमें एक तरह से एक टीम की तरह से लड़ती हुई दिखाई देती है, हालांकि उनका भी अंतर्कलह काफी है। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही, वो दब इसलिए गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान बहुत मजबूत है। राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई इसलिए थोड़ी सड़कों पर दिखाई दे रही है, मीडिया में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस में कोई हाईकमान नाम की, यहाँ राजस्थान के प्रभारी नाम का कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ सब चीजें एक बहुत ही अलग तरह से। आनंद जी के पास में जाना चाहता हूँ। आनंद जी, चिंतन की बात चल रही थी। चिंतन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भी करने वाली है। जयपुर में मेरे हिसाब से 20 से 21 मई को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। ये भी संभावना है कि प्रधानमंत्री उस बैठक को संबोधित करें, तो वहाँ पे भी एक तैयारी के शेप में अब पार्टी जा रही है। और ये सुनने को मिल रहा है कि चुनाव जैसे नज़दीक आए हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता बढ़ी है, लेकिन एक यात्रा वो निकालना चाहती थी जिसकी अनुमति उनको नहीं मिली। इस बारे में क्या जानकारी है? और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं या दूसरे तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वो वहाँ ज़रूर जा रही हैं, क्योंकि वो यात्रा वाला काम नहीं हो पा रहा है। क्या ये बात सही है? और अगर चिंतन हो ही रहा है तो फिर इनको क्यों, वसुंधरा राजे को क्यों एक तरह से होल्ड बैक किया जा रहा है, अगर इस बात में थोड़ा भी तथ्य है तो? देखिए, ये बात सही है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में एक यात्रा निकालना चाहती थी और वो यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मिली और उन्होंने उस यात्रा को फिर धार्मिक स्थलों पर शिफ्ट कर दिया। अभी तक 3 जगह उन्होंने एक सम्मेलन किए हैं, बड़े सम्मेलन किए हैं, और वो तीनों धार्मिक जगहों पे किए। और जो चिंतन हो रहा है, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कांग्रेस का जो चिंतन हो रहा है उससे पहले कांग्रेस में एक तरह से फिर से वही जो थोड़े दिन पहले जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो एक पूरी तरह से जो छिड़ गई थी, लड़ाई छिड़ी हुई थी, वो चिंतन शिविर से पहले उनके खेमों के बीच में आपस में अब शुरू हो गई है। जैसे अशोक गहलोत के मंत्री अब खुलेआम सचिन पायलट को चुनौती देते हैं, वहीं सचिन पायलट समर्थक अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। जैसे पिछले दिनों शांति धारीवाल दिल्ली से एक सम्मेलन में लौट के आए और उन्होंने वहां कहा कि सचिन पायलट मीडिया की खबरों में बना रहना चाहते हैं और इसीलिए वो अखबारों में, मीडिया में अपने तरह से खबरें छपवाते रहते हैं। सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, 2% अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव रहेगा। ये बात कहना, आप देखिए इतनी बड़ी बात, और राजस्थान में नंबर 2 मंत्री जो अशोक गहलोत के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं वो कह रहे हैं। और इसके पहले प्रशांत किशोर को लेके भी जो सबसे ज्यादा हमलावर थे वो राजस्थान में अशोक गहलोत और उनके समर्थक थे। अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को कहा कि हाँ ये ठीक है, सर्वे करते रहते हैं और ये करते रहते हैं, उनका मीडिया में भी बहुत उनको तवज्जो मिलती है, ये बयान आया। और उसके बाद तुरंत उनके जो खास जो मंत्री माने जाते हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक व्यवसायी है और कांग्रेस को इस समय व्यवसायी की नहीं एक चाणक्य की जरूरत है। तो आप देखिए कि कांग्रेस में अभी भी जो एक युद्ध की स्थिति थी वो थमी नहीं है और चिंतन शिविर में हो सकता है कि उससे पहले भी 1-2 दिन पहले ये और उभर कर सामने आए। ऐसा ही हालत बीजेपी के है। बीजेपी में अभी तक ये कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने अभी तक ऐसा मतलब छूट नहीं दी है या उनको अभी तक ऐसा साइन नहीं मिले हैं कि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। ऐसे ही कई चेहरे उभर कर इसीलिए हमारे सामने रोज आ रहे हैं। जैसे सतीश पूनिया अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने अपने जन्मदिन पे जिस तरह की उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया पूरे राजस्थान में और बहुत बड़े तादाद में उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और उन्हें ब्लड एकत्रित किया और उसके माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए राजेंद्र राठौड़ भी एक राजस्थान में बड़ा नाम है। तो इस तरह की चीजें दोनों पार्टियों में चिंतन शिविर है तो चलेंगी। चलिए, इस बातचीत में क्या पैनल में से कोई गेस्ट ऐसी कोई चीज़ भी जोड़ना चाहते हैं जो हमारे तरफ से आए हुए सवालों में दर्ज नहीं हो पाई है तो प्लीज़ कीजिए, वरना इस बातचीत को विराम दिया जाए। क्या कहते हैं सुधीजन? मैं एक चीज कहूंगा प्लीज सर कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमान, संगठन की कमान जो है वो सतीश पूनिया जैसे संजीदा व्यक्ति के हाथ में दी हुई है और उनका काउंटर जो है बीजेपी ने जो पहले शिक्षा मंत्री थे डोटासरा उनको दिया हुआ है। ये दोनों एक ही जाति, एक ही तरह की पृष्ठभूमि और लगभग एक ही जो बेल्ट है उससे ये लोग आते हैं। तो राजस्थान में दोनों पार्टियों ने एक तरह से
एड्रेस जिस तरह से किया है पूरे अपने राजस्थान के समुदाय को, मतदाताओं को, लेकिन आप इन दोनों की अगर तुलना करेंगे कि दोनों ने क्या काम किया है, दोनों की क्या यात्राएं रही हैं और जो जाते हैं वो क्या करते हैं, इनके अंडर जो टीमें काम कर रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं, ये आकलन अगर शायद दोनों पार्टियां या कोई दोनों पार्टियों के रणनीतिकार भी करें या वो करें, तो कई हैरानीजनक चीजें सामने आएंगी कि कांग्रेस किस तरह से सांगठनिक रूप से लगातार कमजोर होती जा रही है और इसके बावजूद उसे कोई चिंता नहीं है कि वो अपने संगठन के स्तर पर अपने आप को ठीक करे। तो जब हम दो कंपनियां जैसे काम करती हैं, वो लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि कौन आगे जा रहा है, क्यों आगे जा रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, तो इस तरह का जो कनेक्ट लोगों के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व का है, उस स्तर पर कांग्रेस कहीं सामने उनके नहीं टिकती है और कांग्रेस में ऐसे उनको कोई चिंता भी नहीं है इस स्तर के बावजूद। कांग्रेस के मंत्रियों में, कांग्रेस के जो सरकार के मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, यहाँ तक कि मुझे ऐसे कई विधायकों से बातचीत हुई पिछले दिनों में, वो लोग फोन करते हैं और कांग्रेस के जो सत्ता के मद में आए मंत्री हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते हैं, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, यहाँ तक कि मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, आम लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, बुद्धिजीवियों के साथ या अन्य लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं है। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, जो सक्षम लोग हैं उनसे वो मिलते हैं, लेकिन जो आप दोनों पार्टियों का जो हालात देखेंगे उसके तहत और जो राजस्थान में जिस तरह का वातावरण अब पिछले दिनों में आपने जो जोधपुर का, करौली का, नागौर की, जो भीलवाड़ा की जो घटनाओं यहाँ डिस्कस हुई हैं, उसे देखते हुए मतलब ऐसा लगता है कि सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस जो है वो बहुत चिंताजनक स्थिति में है, लेकिन उसे अपनी कोई चिंता है नहीं। वो चिंतन जरूर कर रही है लेकिन आत्मचिंतन से बहुत दूर है। तो जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेगी उसके हालात नहीं सुधरेंगे, और उसके हालात की चिंता इसलिए हम लोग करना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान का जो प्रदेश है आज वो इस पार्टी के हाथ में है और यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की इनकी कमजोरी जो है उसकी कीमत कहीं हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को, हमारे इलाकों को, हमारे जिलों को, हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको। आप ये देखेंगे कि जो मंत्री लोग हैं वो अपनी पत्नी का, अपने भाई बंधुओं का, अपने मित्रों का तबादला करवा लेते हैं, लेकिन राजस्थान के करीब 85,000 ऐसे थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं जो पता नहीं कितने समय से अपने तबादलों के लिए चिंतित हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनने वाला। इतने आंदोलन चल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल राजस्थान में आए हैं। हाँ निखिल, मैं एक ही बात त्रिभुवन सर ने कहा अगर कोई आकलन करे तो पता पड़ेगा। तो चूंकि मैं अब रेगुलर बीट पे नहीं जाता है, रिपोर्टिंग नहीं करता, पर मैंने फिर भी अपने एक मित्र हैं जो कांग्रेस में प्रवक्ता हैं, उनसे मैंने करीब आज 15 से 20 दिन हो गए, मैंने कहा मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जानता, मैं हालात पे मिलना चाहूंगा। तो कहा हाँ मैं अभी करवाता हूँ। कल जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी तो चिंतन शिविर में अपना खुद का पास बन जाए, इसकी मेहनत में लगाऊं भाई, चिंतन शिविर हो जाए फिर बात करते हैं। एक प्रवक्ता को खुद के चिंतन शिविर में जाने की एंट्री कांग्रेस में नहीं मिल रही। मुझे नहीं पता गोविंद सिंह जी कितनी जगह गए या क्या देखा। वही मैंने एक भाजपा के कार्यालय पदाधिकारी से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 180 विधानसभा क्षेत्रों का अभी तक दौरा कर लिया है। तो वो अपने हिसाब से ग्राउंड कवर कर रहे हैं। लीडरशिप फ्रैक्चर्स के बावजूद वसुंधरा राजे चाहे किसी भी तरीके से एक्टिव है, वो एक्टिव है। कांग्रेस में जो लीडरशिप है जो अभी एक्टिव नहीं है, वो खाली विवाह समारोह या अपने यहाँ पे लोगों को भीड़ एकत्रित कर रही है, वोकल नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। तो मुझे ये एक चीज लग रही है कि ग्राउंड किस तरह जाएगा। और एक शुरुआत में बात हुई थी, इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा। आपने स्क्रीन पे वसुंधरा जी की पिक्चर दिखाई है। वसुंधरा जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। उनकी अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी जाए तो शी हैज टेकन अ हिंदुत्व लाइन व्हिच हैज नेवर बीन वसुंधरा राजे's core. वसुंधरा जी वाज ऑलवेज a very liberal बीजेपी चीफ मिनिस्टर। उनका हिंदूवादी ट्रेंड्स पे लिखना या उनका लिखना एंटी हिंदू अशोक गहलोत या इन चीजों पे बात करना, ये भी एक संकेत है कि शायद बदलती राजनीति में वो अपनी एक स्टैंड बदल रही है, ताकि वो भी आला कमान से इस नॉकिंग में रहे कि आई एम विलिंग टू वॉक द टॉक अलोंग विद यू। तो ये एक और चीज होगी जो आने वाले दिनों में देखनी पड़ेगी कि हम मानते हैं कि एक नए तरह की लीडरशिप आ रही है, पर जो पुरानी लीडरशिप है वो टाइम रहते अपने आप को अडेप्ट कर रही है आला कमान के हिसाब से, जबकि कांग्रेस में इसका बिल्कुल इतर हो रहा है।
कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप वही स्टेटस को पे चल रही है और कोई अडेप्टेशन नहीं आ रहा। तो ये भी एक चीज देखने वाली होगी आगे दिनों में कैसे चेंज करती है। अशोक जी का मोमेंट्स मिस कर जाना और वसुंधरा जी का टाइम को देखते हुए अडेप्ट कर लेना, ये दो चीजें हैं जो अगले 12-14 महीने में देखने लायक। चलिए, अगले 12-14 महीनों में हमारी भी नज़र राजस्थान पे बनी रहेगी, लेकिन हमारी उम्मीद होगी कि जब हम राजस्थान की चर्चा करें आप मेहमानों को बुला के यहाँ पे, तब बातचीत नेता नगरी की हो, नेताओं की हो, राजनीति की हो। हमें उसके बहाने जो हिंसा राजस्थान में पसर रही है, कम्युनल स्ट्राइफ है, समाज में एक दरार पड़ रही है, उसकी चिंता बार बार न करनी पड़े, इसी उम्मीद के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम्युनल स्ट्राइफ के जितने भी मामले हैं उनमें नियमों के तहत सख्त कार्रवाई हो, ताकि संदेश जाए और समाज एक दूसरे के साथ सौहार्द में रहना सीखे। राजनीति जरूर हो, उसके लिए उसका स्वागत है नेता नगरी में भी, और जनता तो करती ही है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी आपका, अविनाश जी आपका, और आनंद जी आपका भी। नेता नगरी के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बिहार की, और बिहार की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने फिर कुछ क्रिप्टिक ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बिहार की जनता के पास जाएंगे। गांधी जयंती के दिन बिहार में वो 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। इससे बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ पाएगा, क्या प्रशांत किशोर बिहार के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह दोबारा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इस पर चर्चा करेंगे। और बिहार में पिछले दिनों परशुराम जयंती या इफ्तार के बहाने जो राजनीति एट प्ले दिखी, उसकी भी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास दो मेहमान हैं। कन्हैया भिलारी, वरिष्ठ पत्रकार, इनको आप नेता नगरी में पहले भी सुन चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। दूसरे मेहमान हैं हमारे पुष्य मित्र, विशेष संवाददाता हैं इंडिया टुडे पत्रिका के, इनको आप लगातार इंडिया टुडे हिंदी में पढ़ रहे हैं, इनकी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के चर्चे होते रहते हैं, इनकी किताब भी बहुत फेमस है। बहुत बहुत स्वागत है पुष्य मित्र आपका भी। जी धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि पहले दोनों मेहमान ओपनिंग रिमार्क्स रखें। आप लोग बिहार की ज़मीन पर भी राजनीति को घटते देख रहे हैं, साथ में ट्विटर पे जो ट्वीट्स डालते हैं प्रशांत किशोर, उनको भी आप पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप प्रशांत किशोर के इस ऐलान को सर? दोनों मेहमान पहले अपनी ओपनिंग रिमार्क्स रखें। प्रशांत किशोर फिर बिहार में आ गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक फिर वो बिहार में क्यों आ गए हैं। कुछ साल पहले बात बिहार की करके उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी, और फिर अलग अलग असाइनमेंट के लिए वो देश के अलग अलग कोने में फिर चले गए थे, वापस दोबारा आ गए हैं। पिछले दिन उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अब वो बिहार में ही रहने के लिए आ गए हैं, अब यहीं डटे रहेंगे। अगले 10 साल के बाद भी अगर कोई उनको ढूंढे तो यही एक एक्टिविस्ट के तौर पर उनको पा सकता है। तो बहुत दावे से कह रहे हैं, हालांकि लोगों को उनका भरोसा नहीं होता है, क्योंकि पिछले बार भी वो बहुत दावे के साथ बिहार को बदलने के लिए आए थे। यहाँ चुनाव के कैंप में तो चला ही था, चुनाव के बाद सरकार में भी उनको बहुत अहम जिम्मेदारी मिली थी, और एक तरह से लगता था कि यहाँ रह के वो कुछ बदलाव करेंगे। बिहार विकास मिशन करके एक संस्था जैसी बनी थी सरकारी, और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। वहां रह के अगर वो कुछ काम करते तो लगता बिहार में बदलाव आ सकता था, लेकिन फिर वो चले गए। जदयू की अंदरूनी राजनीति की वजह से गए या और किसी वजह से गए, ये अलग बात है, लेकिन वो चले गए। फिर अचानक वो आ गए हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक बार चले गए फिर आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कैंपेन मैंने शुरू किया था उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से उसको आगे हम लोग नहीं बढ़ा पाए। अब दोबारा मैं आया हूँ, अब मैं बिहार के बदलाव के लिए लगातार संघर्ष करूंगा एक एक्टिविस्ट के तौर पर। फिर गांधी जयंती को पदयात्रा की बात सब लोग जानते ही हैं कि उन लोगों को शुरू करने वाले हैं। समझ में नहीं आ रहा है, कई तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्यों आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर नीतीश जी को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि नीतीश जी लगातार दिक्कत में चल रहे हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों की वजह से भी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नीतीश जी को डैमेज करने आए हैं, क्योंकि बीजेपी अभी तक इतने दिनों तक कोई नीतीश जी की छवि जैसा अल्टरनेट खड़ा नहीं कर पाई, और प्रशांत किशोर एक अल्टरनेट खड़ा करके उनको शायद डैमेज करेंगे। दोनों तरह की बातें हैं। तीसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर सचमुच राजनीति को लेकर गंभीर हो, वो चाहते हो कि बिहार में कोई राजनीतिक बदलाव किया जाए। बिहार में राजनीतिक बदलाव की जरूरत भी है और एक वैक्यूम भी है, क्योंकि जो पुराने नेता थे वो धीरे धीरे एक एक करके खत्म हो रहे हैं, जगह खाली हो रही है, और उस ढंग से अल्टरनेट सामने नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि वो राजनीति को लेकर भी गंभीर हो, या हो सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भी हो। अभी क्लियर नहीं है, अभी देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर कितने दिन तक रहते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। अभी तो यही लग रहा है। कन्हैया जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं गंभीर हैं,
और गंभीरता से वो राजनीति में इंटर करना चाहते हैं। जो 3000 किलोमीटर की यात्रा की वो बात करते हैं, तो इसका मतलब पद यात्रा की बात करते हैं। वो पैदल घूमेंगे और लगभग 17,000 जो उनकी संपर्क में लोग हैं, जैसा वो बताते हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे पूरा 3000 किलोमीटर घूमने के बाद, और फिर तय करेंगे कि हम पार्टी बनाएं कि नहीं बनाएं। लेकिन वो पार्टी भी बनाएंगे, जहां तक मुझे जानकारी है, वो पार्टी बनाएंगे, लेकिन ही इज नॉट इन हरी, जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो वो मानते हैं इस बात को, लेकिन वो सीरियस है कि वो राजनीति करेंगे, क्योंकि एक वैक्यूम है यहाँ पर। अब लोग जो है यहाँ के नीतीश कुमार से भी उब गए हैं, लालू प्रसाद यादव से भी उब गए हैं, और भाजपा से भी, चूंकि भाजपा तो साथ ही नीतीश कुमार के जो गठबंधन है उसमें राज कर रही है। तो जो कुछ भी जिस तरह से राज काज चल रहा है वो आप सब जनता देख रही है। तो एक वैक्यूम है। उनको लगता है कि जो ये जमात है, खासतौर से युवा वर्ग है, जो बेरोजगार लोग हैं बहुत ज्यादा, और जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, या जितना विकास होना चाहिए था बिहार का, वो नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग निराश है नीतीश कुमार से। तो वो वैक्यूम है, तो उसको वो पकड़ना चाहते हैं, उसी पर अपनी राजनीति को वही करना चाहते हैं। तो देखिए अब उसमें सफल होते हैं कि नहीं जाते हैं। देखिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जब बिहार से उन्होंने इश्क किया है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बातचीत में हम स्वागत करना चाह रहे हैं सुजीत झा का भी, एडिटर आज तक के, ब्यूरो चीफ होते हैं आप बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर अभी हमारी कन्हैया जी से हमने ओपनिंग रिमार्क्स लिए, पुष्पमित्र जी से भी लिए। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि प्रशांत किशोर ने बीते दिनों जो ऐलान किए ट्विटर के माध्यम से कि वो बिहार आना चाहते हैं, और बिहार में उन्होंने दोनों जो प्राइमरी लीडर्स माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव भी, नीतीश कुमार भी, दोनों पर परोक्ष और प्रत्यक्ष निशाने साधे, और उन्होंने कहा कि अब वो एक पदयात्रा निकाल करके बिहार की राजनीति में अपनी जगह खोजेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? कन्हैया जी अभी कह रहे थे कि बिहार में एक वैक्यूम है और लोग ऊब रहे हैं। जो फिलहाल का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें कन्हैया जी ने सबका ही नाम लिया, तीनों बड़ी पार्टीज का। क्या आप इससे कनकर करते हैं, या आपकी नज़र में कुछ और है मामला? देखिए कन्हैया जी ठीक कह रहे हैं कि वैक्यूम तो है। आप देखेंगे कि पिछले 30-32 सालों से जो लोग भी शासन कर रहे हैं बिहार में, वो जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, और जनता ने दोनों को देख लिया है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है यहाँ पे, तो एक तरह से लोगों में एक विकल्प की तलाश तो है, और उस विकल्प को कहाँ तक प्रशांत किशोर उसको भरपाई कर पाएंगे ये कहना तो अभी मुश्किल है। अभी तो उन्होंने पार्टी भी नहीं बनाई है। उनका कहना है कि अभी 3-4 महीने के बाद वो पार्टी का ऐलान करेंगे, जब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं 16-17 हजार लोग, उन सबसे बातचीत करने के बाद ही तय हुआ कि पार्टी बनाएंगे या कोई मंच बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि वो बिहार में रहेंगे। हमारी जो बातचीत हुई उससे ये लग रहा था कि बिहार के लिए, बिहार की राजनीति में वो आएंगे, और जो पदयात्रा कर रहे हैं 3000 किलोमीटर का, वो उसी का एक उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। चूंकि प्रशांत किशोर बिहार के हैं और उन्होंने इतनी पार्टियों के लिए रणनीति बनाई है, सभी बड़ी पार्टियों के लिए, अपने लिए भी उन्होंने रणनीति बनाई है, हालांकि उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, और उसी रणनीति का हिस्सा है कि वो 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। आमतौर पर यह देखा गया है कि कोई भी नेता इमर्ज होता है, कोई बड़ा नेता बनता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई आंदोलन एक होता है। आंदोलन का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक आंदोलन की वजह से ही वो नेता बनता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने अभी ऐसा कोई आंदोलन तो है नहीं, लेकिन वो अगर पदयात्रा शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसको एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति के दौरान व्यवस्था बदलने की बात की थी, तो उसी प्रकार से ये कुछ करना चाहेंगे। मैं
एक चीज जिसकी बात सुजीत जी कर रहे थे अभी अभी, मैं चाह रहा हूं कि बेलारी जी भी और पुष्यमित्र आप दोनों इस पर टिप्पणी कीजिएगा। वो कह रहे थे कि एक मूवमेंट से उदय हुआ है, दो बड़े लीडर्स का, नीतीश कुमार भी है उसमें है, लालू प्रसाद यादव भी हैं, और प्रशांत किशोर भी हो सकता है कि उस तरह के किसी एक मूवमेंट की तलाश में हो जिससे एक ट्रैक्शन बिल्ड हो और फिर उसके बाद में उनकी एक सो कॉल्ड आधिकारिक उनकी प्रवेश हो जाए पॉलिटिकल उनके सिनेरियो में। मैं जानना चाहता हूं आप दोनों से कि क्या इस तरह के आंदोलनों के माध्यम से जो पॉलिटिकल एंट्री का ये तरीका है, क्या इसके लिए अभी भी बिहार में जगह है? क्या बिहार में जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, क्या वो इस चीज़ से अभी भी अट्रैक्ट होते हैं कि किसी मूवमेंट से कोई निकले और उसको फिर एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिल जाए? देखिए, इसको मैं आंदोलन इस तरह से मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन जब वो पद यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोग समझेंगे इनको कि वाकई ये हमारे लिए लड़ सकते हैं कि नहीं। ये और भी समस्याओं को समझेंगे स्वयं भी, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने काम किया है एक रणनीतिकार ये रहे हैं, इज नॉट ए पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन बनाते रहे हैं। तो जो 3000 की यात्रा ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में एक विश्वास जमाए कि नहीं, हम एक बढ़िया नेता भी बन सकते हैं। बोलिए सर, बोलिए। हम बढ़िया एक नेता भी बन सकते हैं और आपकी समस्याओं को मैं सही ढंग से उसका समाधान भी कर सकता हूं। तो ये जो यात्रा होगा, ये विश्वास इनमें भी जगाएगा और लोगों में बजाएगा। देखिए, है बहुत बड़ा कठिन काम, इसलिए कि आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है एक कास्ट रिडन स्टेट है। यहाँ खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब जात में होता है। लेकिन तब है कि प्रशांत किशोर ने जो डाटा तैयार किया है, जो उन्होंने निकाला है चुनाव से, तो उसमें इनका भी मानना है कि हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि बिहार के चुनाव में लोग सबसे ज्यादा वोट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति ही के लोग देते हैं। क्या कितने हैं उनके जात के लोग? इज राइट। और मैं थोड़ा और इसको पीछे ले जाता हूं कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से जब लोग उब गए थे यहाँ पर, तो नॉट माने केवल यादव भी, जो यादव के यंगस्टर से, उन लोगों ने भी खूब वोट दिया, बहुत वोट दिया कि नहीं हमको एक विकास चाहिए। नीतीश कुमार में वो चीज दिखता है, हम लोग लालू के साथ नहीं रहेंगे। और 10 में तो और भी दिया उन्होंने, जो 5 साल इन्होंने काम करके दिखाया कि हाँ यही हमारा नेता है, ये काम किया है 5 साल। उसके बाद तो थोड़ा सा उनमें प्रधानमंत्री का जीन घुस गया, अंदर तक गड़बड़ा गए, जो आज ऐसी स्थिति बने कि अब डेवलपमेंट पर बात करते हैं, लेकिन उन्हें तो वो जो वैक्यूम है, जो बताते हैं कि दोनों आदमी को तो देख लिया, अब ये भी जो है वो कर नहीं पा रहे हैं, या जो उनके साथ हैं लोग सरकार में वो करने भी नहीं दे रहे हैं। ये भी बात सही है, वो करने भी नहीं दे रहे हैं कि ज्यादा ही कर दिए तो काम गड़बड़ा जाए, इसलिए इनको करने भी नहीं दो। तो उस वैक्यूम को पढ़नाते हैं, लेकिन है बड़ा कठिन काम, क्योंकि ये कास्ट रीडन स्टेट है। कितना लोग भरोसा करते हैं कौन है? ये है अपर कास्ट मंडल के बाद जो स्थिति बनी है, तो उत्तर प्रदेश तो धीरे धीरे अब निकल रहा है उससे, लेकिन बिहार निकलेगा कि नहीं, मंडल से निकलेगा कि नहीं, वो जो मानसिकता है, ये देखने वाली बात होगी। पुष्यमित्र, आपसे मैं यही सवाल में दोहरा रहा हूं आपके लिए भी कि जो एक जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है कि एक मूवमेंट होता है, उसमें खूब सारी मैसेजिंग होती है, उसके बाद एक मूवमेंट फेज में बात चलती है, फिर उसके बाद उसका एक तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है और फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनके फिर वो पॉलिटिकल पावर तक के पहुंचती है। बहुत सारे लोगों को ये एक मॉडल एक जस्टिफाइड लगता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जो आप बिहार में घूमते फिरते रिपोर्ट करते हैं, क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए बिहार में आपको जमीन दिखती है, तमाम जो बिहार के राजनीति के कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें? देखिए, मूवमेंट ही हो, ये कोई जरूरी नहीं, और मूवमेंट के जरिए ही एक राजनेता डेवलप हो, ऐसा बिहार के लोग अभी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोग एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हाँ, बिहार में 15 साल में 30 साल में विकास नहीं हुआ। अगर कोई नेता इस परसेप्शन को बिल्ड कर दे और वो बता दे कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके लिए स्पेस है।
हमेशा स्पेस है। नीतीश कुमार किसी आंदोलन से चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, उन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया कि लालू यादव के 15 साल 10 साल 15 साल में बिहार बहुत पीछे चला गया, जंगल राज था और तमाम तरह के परसेप्शन उन्होंने और भाजपा ने मिलकर क्रिएट किए, इसलिए लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। वो आंदोलन के नेता नहीं थे और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर भी आंदोलन की तरफ नहीं जाएंगे। वो परसेप्शन अपने पदयात्रा से, अपने मीडिया टूल से और दूसरे तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि बिहार को जितने तेजी से विकास करना चाहिए था उतने तेजी से विकास नहीं कर पाया है। नीतीश कुमार अब चुक गए हैं, उनको उनमें अब उतनी संभावना नहीं है, इसलिए नए विकल्प की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है खुद प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनके साथ 17,000 लोग जुड़ रहे हैं, बिहार में जुड़े हैं, कई लोगों से उन्होंने बातचीत की। ये 17,000 का आंकड़ा ही अभी बहुत संदिग्ध लगता है, क्योंकि वाकई इतने लोगों के साथ हैं या नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो हम लोगों ने देखा कि वो अकेले बैठे हैं, उनके साथ 2 या 3 लोग भी नहीं थे, एक छोटी सी मेज पर अकेले बैठे थे। तो कह रहे थे कि मैं इस पार्टी का या इस अभियान का आदमी नहीं हूँ, मैं उसमें एक सदस्य रहूंगा। लेकिन जो वो अकेले थे, इसका मतलब वो अभी आज तक अकेले हैं। जिन लोगों से उन्होंने बात की, खासतौर पर अलग अलग जिलों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पर सोशल वर्कर जैसे लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उन सभी लोगों ने उन पर मतलब बहुत क्लियर कट नहीं कहा कि हाँ हम आपके साथ जाने वाले हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन कई लोगों से मेरी 1-to-1 बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे बातचीत हुई है उनकी, और उन्होंने कहा कि उनकी योजना ये है, लेकिन हम लोग अभी आश्वस्त नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। दूसरी बात है कि बिहार पॉलिटिकली बहुत एक्टिव और बहुत जागरूक राज्य है। अभी लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलने आए हैं, बिहार में अभियान चलाने आए हैं या क्या करने आए हैं। हर किसी के दिमाग में एक खुराफात एक घुसा हुआ है कि किसका भला करने आए हैं। ये बीजेपी के आदमी हैं, नीतीश के आदमी हैं, राजद के आदमी हैं, हर कोई इस टिकड़म में अभी लगा है, अभी उनको जज कर रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो प्रशांत किशोर के साथ अभी परसेप्शन का दिक्कत है। एक और मसला यह है कि प्रशांत किशोर कितने दिन रहेंगे। वो कह रहे हैं, खूब दावे से कह रहे हैं कि हम 10 साल रहेंगे। अक्टूबर तक की उन्होंने योजना भी बता दी कि अक्टूबर में पदयात्रा करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में कितने दिन रहेंगे ये भी लोग देखना चाह रहे हैं। अभी बहुत आसान नहीं है उनके जी। सुजीत जी, ऐसे दोबारा संपर्क हमारा हो गया। सर आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ने एक चीज़ जो जब उनको नीतीश कुमार पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध है उनसे, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी राय एक नहीं है और किसी भी तरह के तालमेल से इनकार कर रहे हैं। क्या आप उनके इस स्टेटमेंट को वो कॉन्टेक्स्ट देना चाहेंगे कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा? क्योंकि पहले काफ़ी बोनहमी थी, उन्होंने पार्टी में पद भी लिया था, लेकिन अब एक स्पष्ट दूरी दिखती है कि अब वो नीतीश कुमार के साथ आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते हैं। बिल्कुल, और हम लोगों ने इस बार देखा भी कि जब प्रशांत किशोर पटना में थे और उनकी मुलाकात तय हुई थी नीतीश कुमार से, वो मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी बुलाएंगे उनसे मिलेंगे। और इसी तरह से जब मुलाकात दिल्ली में भी हुई थी प्रशांत किशोर की, जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, तो उस समय बहुत सारी बातें हुई थी और ये कहा जाने लगा कि उनको नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा विपक्ष का। तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ताकि ये एक टैग ना लगे कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। उनको ये दिखाना है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो दूरी दिखाना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो इस बार नीतीश कुमार से नहीं मिले। हालांकि बहुत ज्यादा अटैकिंग नीतीश कुमार पर नहीं थे। उनका कहना है कि जो 15 साल पहले जो आरजेडी का शासन था, लालू प्रसाद यादव का जो शासन था, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो तमाम मापदंड है, उसमें आज भी बिहार उसी स्थान पर है, यानी कि निचले स्थान पे है। तो ये इस गति से, इस तरह से काम करके बिहार का विकास नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि यही चीज जो है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जगह पर लोग दूसरे राज्यों के, दूसरे देश के बारे में लोग जानते हैं और लोगों को ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिहार में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हुआ जरूर है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो चीजों को पकड़ना चाहते हैं, जनता के इस दर्द को पकड़ना चाहते हैं कि हमारा हमको और हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है, राजनीति ज्यादा हो रही है, ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने विकास नहीं किया है, हम कह सकते हैं कि गड्ढे से एक तरीके से बिहार को बाहर निकाला है उन्होंने, और लेकिन जिस गति से और होना चाहिए विकास, वो विकास नहीं हो पा रहा है। और इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर जनता के बीच जाएंगे, जो 2 अक्टूबर से उनका पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है, और जनता से यही बात कहने वाले हैं ताकि एक मूवमेंट बन सके, एक माहौल बनाया जा सके। और उसके बाद अच्छा, सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं उन्हें कोई जल्दीबाजी भी नहीं है कि वो 2025 के चुनाव में ही सब कुछ कर लेंगे, वो लंबा समय देना चाहते हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि विश्वसनीयता की जो बात है, विश्वसनीयता एक बहुत जरूरी चीज है राजनीति में, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हर एक पार्टी के लिए काम किया है, करीब करीब सभी पार्टियों के लिए, बड़ी पार्टियों के लिए काम किया है। तो जो क्रेडिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, वही चीज वो दर्शाना भी चाहते हैं। प्रशांत किशोर से आगे बढ़ते हुए हम बिहार में जो बाकी किरदार हैं बिहार की राजनीति के, उन पर भी चर्चा करना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर बिहार आएंगे तो बिहार में जो लोग पहले से हैं वो कहाँ जाएंगे। पहला सवाल नीतीश कुमार को लेकर ही है। नीतीश कुमार पिछले दिनों अपनी एक्टिविटी को थोड़ा उन्होंने एक दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश की है। कम से कम नेशनल मीडिया में जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कह रहे हैं। वो इफ्तार में देखे गए हैं, ईद के दिन पूरे दिन उनको पटना में देखा गया है। जो ऑपोजिशन है बिहार का, उसके साथ में उनकी तस्वीरें आई हैं। नीतीश कुमार के पास कितना वक्त और कितनी जगह बची है बिहार में अगर प्रशांत किशोर एंटर करते हैं तो? इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। पहले भिलारी जी आप अपनी बात रख लीजिए। अभी तो इंटर नहीं न किए हैं प्रशांत किशोर, अभी तो ये वार्मिंग अप कर रहे हैं ना, तो वार्मिंग अप कर रहे हैं। अभी तो 2 अक्टूबर से जो है ये पदयात्रा शुरू करेंगे। इसके पहले वार्मिंग का अभी तो 5-6 महीना की देर है। इसी बीच आप पूछ रहे कि नीतीश कुमार इफ्तारी में जा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे थे। एक पॉलिटिकल यहाँ पर काफी जो है उसमें क्या सच्चाई है कि नीतीश कुमार की अब विदाई तय है, ये जोर से चर्चा है। भाजपा अब चाहती है कि आप जो है चुपचाप यहाँ से विदा लें और हमको गद्दी सौंपें। बीजेपी ये भी चाहती है कि हम इनको 2024 लोकसभा चुनाव तक अपने साथ रखें, क्योंकि वो जानती है कि जब तक से नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे नहीं तब तक से हम 39 सीटों पर फतह नहीं कर सकते हैं जो पिछले बार इन्होंने किया था। तो ये एक चर्चा जोर शोर से है। अब इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, और ये जो बातें कह रही थी, जो बार बार तेजस्वी यादव हो या फिर गुपचुप तरीके से जेडीयू के लोग भी, कि बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया, उनके जो प्रवक्ता हैं राम सागर सिंह ने, कि हमारे पास फेस है और उस फेस का नाम है नित्यानंद राय। अब क्लियर है, देख लीजिए, वो उन्होंने बता दिया। अब हो गया कि फेस भाजपा क्या है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा राम सागर सिंह ने कि हमारा फेस जो है वो नित्यानंद राय है। ऐसा मत समझिए, मैंने कई फेस है उन्होंने कहा, लेकिन जब आप पूछते हैं वर्तमान में तो हमारा फेस है नित्यानंद राय। ये हो गया। अब देखिए सीए आज ही जो है नीतीश कुमार का सीए पर बयान आया है, वो क्लियर कह चुके हैं कि अभी तो जैसे अमित शाह ने कहा वेस्ट बंगाल में कि कोरोना अब खत्म होने वाला है या खत्म होगा तो हम सीए लाएंगे। नीतीश कुमार से यह सवाल जब पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तो कोरोना और आने वाला है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए डिफरेंसेस तो काफी कुछ। अब नीतीश कुमार जो है पूरा सुई डोरा से लेकर के अपना गाय बछड़ा सब कुछ जो है अपने सीएम आवास से निकाल करके लेकर के चले गए, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रिनोवेशन हो रहा है तो आप चले जाते, थोड़ा बहुत सामान भी लेकर चले जाते, जो पूजा पाठ आपको जो भी करते होंगे देवता उवता का, लेकिन ये गाय भैंस सब ले जाने की क्या जरूरत थी? सुई धागा से लेकर के हर चीज, इसको भी लेकर के लोग जोड़ रहे हैं कि लगता है कि सिग्नल मिल गया है ऊपर से। अब देखिए इसमें क्या बातें हैं, यही राजनीति है। उधर ये भी चर्चा लेकिन है कि तेजस्वी यादव के साथ ये जाकर के सरकार बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव हाँ बना सकते हैं आप हमारे साथ, लेकिन घोड़ा तेजस्वी यादव होगा, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होगा। अगर उस शर्त पर आप हमारे साथ आना चाहते हैं,
बीजेपी अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है या करेगी, देन हम लोग तैयार हैं, उसके नीचे नहीं। अब आपके अंडर में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, जो चर्चा है चर्चा। मैं पुष्यमित्र आपके पास आना चाह रहा हूं सर। मैंने आपकी एक टिप्पणी पढ़ी थी पिछले दिनों, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं ठीक नहीं याद कर रहा हूं तो, आपकी बीते दिनों जो उपचुनाव के नतीजे बिहार में आए उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूत किया है। तो एक तो मैं चाह रहा हूं कि उसका कॉन्टेक्स्ट आप जरूर एक्सप्लेन मतलब दर्शकों के साथ बांटिएगा, और दूसरा जो कन्हैया जी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर ज़्यादा परेशान हो तो वो वापस आरजेडी के पास जाएं, क्या पता उनके पुराने दोस्त ही हैं वैसे भी वहाँ। तो हमें जानना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर के क्या बिहार में पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस होगी कि इतने बार हृदय परिवर्तन हो गया है, अब ये एक और बार अगर हो जाएगा तो कितना स्वीकार्य होगा जनता को बिहार की ये? देखिए, आप शायद उस टिप्पणी की बात कर रहे हैं जो मैंने लिखा था कि इस चुनाव के बाद लग रहा है ऐसा कि बिहार में बीजेपी अकेले अलग थलग पड़ रही है, बाकी सब लोग एक जात शायद इसी की बात है। जी जी। उस वक्त ऐसा हुआ था, उस चुनाव के बाद आप देखें तो नीतीश कुमार राजद की तरफ जाते नजर आ रहे थे, और तेजस्वी तो खैर अलग हैं ही, और जो वीआईपी पार्टी के लोग हैं वो भी उनसे अलग होके घोषणा कर रहे थे कि वो हारे लेकिन जीत गए। इस तरह की चीजें हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी थोड़ी अलग थलग हो रही है उस चुनाव के बाद। ये तो एक अलग बात है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार के बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा हृदय परिवर्तन करते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं, पलटू राम भी उनको कहा जाता है, बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि नीतीश कुमार आखिर कैसी राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार की विचारधारा समाजवादी है, और दूसरी बात की वो ऐसे समाजवादी है कि वो राइट में जाने में भी परहेज नहीं करते हैं और लेफ्ट में जाने में भी परहेज नहीं करते हैं। उनके साथ कोई जाति का ऐसा जुड़ाव नहीं है कि वो जाति का बड़ा वोट बैंक चंक हो उनके साथ जो हमेशा अडिग होकर खड़ा रहा हो। ना उनका कोई फैन वर्ग है, ना बहुत ऐसे समर्थक हैं, या ऐसा कुछ है कि जिसके दम पर उनकी राजनीतिक पहचान हो, वोट बैंक वो नहीं है। वो अपने काम के बल पर और अपनी छवि के बल पर राजनीति में बने हुए हैं, और जरूरत पड़ने पर संतुलन साधते हैं। वो कभी सेंटर से राइट की तरफ जाते हैं, कभी सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो अमूमन वो सेंटर से राइट की तरफ ही रहे हैं, लेकिन राइट को भी जो बीजेपी बिहार में उनके साथ रही है उनको हमेशा कोशिश की है कि वो सेंटर तक ही रहे, सेंटर से बहुत ज्यादा राइट नहीं जाए। यहाँ उनके रहते हुए पिछले 15 साल में बीजेपी बहुत कट्टर नहीं हो पाई। बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी के जो लोग थे, या सरकार खुद थी, वो बहुत हिंदुत्ववादी नहीं हो पाई। वो बहुत संतुलन लेके सरकार को भी चलाते रहे और बीजेपी को भी टाइट रखते रहे। ये उनकी राजनीति है। और अभी जो दिख रहा है वो नीतीश कुमार सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। कई चीजों में दिखता है। वो ईद के दिन आप देखिए कि ईद के दिन जब तमाम लोग कोई परशुराम की जयंती मना रहा था, कोई अक्षय तृतीया मना रहा था, कोई कुछ मना रहा था, नीतीश जी पूरे दिन जगह जगह जाकर ईद की बधाई लोगों से मिलके ईद की बधाई देते रहे। पूरे दिन टोपी में ही नजर आए। इससे पहले इफ्तार उन्होंने खूब किया। ये तो हुआ कि एक सेकुलरिज्म को लेकर जो उनका स्टैंड था वो उन्होंने अपने एक्शन से क्लियर किया कि सेकुलरिज्म उनके लिए बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं ये एनआरसी पर उनकी टिप्पणी आ रही है, और दूसरे मुद्दे पर टिप्पणी आ रही है। इधर एक छोटी सी खबर आई बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर बहुत कम चर्चा हुई, वो ये कि बिहार सरकार ने पहली बार ये तय किया कि अगर राज्य में कोई कंपनी किसी मजदूर को 8 घंटे से ज्यादा काम कराता है तो उसको डबल वेतन देना पड़ेगा। ये देखिए कि कितना छोटा सा फैसला है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में ये तय हो रहा है कि श्रमिकों को 8 से 12 घंटे तक काम, 8 के बदले 12 घंटे तक काम करवा सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार एक फैसला ले रही है कि 8 घंटे से ज्यादा आप करेंगे तो आपको डबल वेतन देना पड़ेगा। तो वो अभी दिख रहा है कि वो सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको बीजेपी के साथ असहजता महसूस हो रही है कई मुद्दों पर। वो मुद्दे क्या हो सकते हैं? हो सकता है बीजेपी उनको कह रही हो कि आप जगह खाली कीजिए, और केंद्र में उपराष्ट्रपति या कोई और पद उनको ऑफर कर रही हो जो वो बहुत आसानी से लेना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकता है कि और भी, क्योंकि दिख रहा है कि बीजेपी के नेता अलग अलग तरीके से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ टकराव भी हो रहा है। अभी दिखता है कि बीजेपी के जो लोग उनके साथ अपने गठबंधन में हैं उनके साथ बहुत सहज नहीं है नीतीश कुमार। उनकी सहजता तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ दिख रही है, उनकी सहजता राबड़ी देवी के साथ दिख रही है। ये
इस तरह से नीतीश कुमार हमेशा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में गए थे तो इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे मैसेज देना शुरू किया। फिर जब आरजेडी को छोड़ के बीजेपी की तरफ आए तो फिर उन्होंने इसी तरह से सिंबॉलिक तरीके से धीरे धीरे मैसेज दिया और वो उन्होंने किया। एक तो ये नीतीश कुमार की अपने काम करने के उनका काम करने का तरीका है। दूसरी बात की जहां तक आपने कहा कि लोग कितना इसको स्वीकार करेंगे कि कितनी बार उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो दिक्कत यह है कि बिहार में कई मित्रों से इधर मेरी बातचीत हुई और उन लोगों ने बताया कि धीरे धीरे लोगों के मन में नीतीश कुमार को लेके एक मतलब अच्छी भावना जाग जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भले नीतीश कुमार जो भी करते हैं लेकिन नीतीश कुमार का कोई विकल्प किसी पार्टी के पास नहीं है, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि कोई किसी के पास एक ऐसा नेता नहीं है जो बिहार के डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहा हो। नीतीश कुमार धीमी गति से विकास कर रहे हैं, ये सही है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो बिहार पिछड़ने लगता है, ये भी सही है। अब उनका काम ठीक से चल नहीं रहा, ये भी सही है। लेकिन फिर भी जितना वो कर रहे हैं उतना कोई दूसरी पार्टी के नेता कर देंगे, ऐसा कोई नेताओं को ना बीजेपी में दिखता है ना आरजेडी में दिखता है। ये नीतीश कुमार के साथ सबसे सकारात्मक बात है। कई मित्रों ने मुझे अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अभी जितनी राजनीति बिहार में चल रही है वो कुल मिला के हर पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार खत्म हो, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक बिहार में रहेंगे तब तक किसी दूसरे के लिए अपने आप को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना के पेश करना बहुत मुश्किल है। बीजेपी में भी कोई नेता अभी तक 15 साल नहीं आरजेडी के समय से ही बीजेपी यहाँ लगातार संघर्ष कर रही है, उनके पास एक ऐसा नेता नहीं आया जो नीतीश कुमार की छवि को टक्कर दे सके। ये तमाम बातें हैं जिसलिए नीतीश कुमार कमजोर होने के बावजूद बहुत मजबूत है, ऐसा मुझे लगता है। सर आप कह रहे हैं चेहरे की बात और है ना, नीतीश कुमार के चेहरे की टक्कर में एक चेहरे की चर्चा हो रही है जो लालू प्रसाद यादव की इमेज से आप खुद को मतलब एसोसिएट करते हुए उस तरह की तस्वीरें वो खिंचा रहे हैं, उस तरह के आयोजन वो कर रहे हैं। नित्यानंद राय की तस्वीरें आई हैं गाय का दूध दोहते हुए और लोगों ने सीधे याद कर लिया कि ये बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री को इसी तरह देखा गया था। बिलारे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जो बीजेपी अगर इस एक्सपेरिमेंट को वाकई करती है, जिसकी चर्चा भी होती रहती है कि वो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, ये MOS हैं, तो एक निकटता है जो प्राइम स्ट्रैटेजिस्ट हैं बीजेपी के, उनके और नित्यानंद राय के बीच, क्या बिहार में यादव वर्सेस यादव प्रयोग के लिए जगह है और इसकी सक्सेस की संभावना कितनी है फिलहाल, जैसी चीजें आप देख रहे हैं उस हिसाब से? बहुत है। अगर नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो असर तो पड़ेगा ही। आप देखिए लालू प्रसाद यादव समाज के नेता या माई कम्युनिकेशन जब बने, यादव समाज के कब बने वो? जब वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो यादव के नेता नहीं थे। जब वो पावर आया, उनके सर पर ताज आया और उस तरह से उन्होंने माई कम्युनिकेशन बनाया, यादव को जोड़ा, मुसलमान को जोड़ा अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए, सियासी फायदे के लिए जुड़ गए। तो एक संभावना है, अगर मान लीजिए कि यादव के सर पर ताज जाता है, नित्यानंद राय के सर पर ताज जाता है और ये घूमना शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी गांव से आए हैं, ये भी गांव से बिलोंग करते हैं, ये भी बनावटी आदमी नहीं है, शहर के नहीं है, शहरीपन नहीं है, गंवई है। तो यही सब बहुत सारी बात, RSS का इनका शुरू से बैकग्राउंड रहा है, ये उसमें युवावस्था से ही जुड़े हुए हैं और कहीं से भी कंट्रोवर्सी में भी नहीं रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव के स्वर्णिम काल में भी, जो कि हाजीपुर माना जाता है कि यादवों का ही गढ़, एक बार भी चुनाव ये नहीं हारे। तो मुझे लगता है कि असर तो पड़ेगा और खूब असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यादव कहीं, अगर हाँ तब है कि इनको बताना पड़ेगा कि हम कैसे, लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का राज था, वह राज जो है आप जानते हैं, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसमें यादव समाज के लोगों ने ही 2010 में हम लोगों के सामने कहा था कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया है। जिस गांव में आप आए हैं, सोनपुर गांव की एक बात है, उस गांव में रोड भी नीतीश कुमार ने बनाया है। आप तो कुछ किए नहीं, 90 से लेकर के केवल हम लोग का वोट लिया आपने, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार को वोट देंगे। 2010 चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ताज जाता है नित्यानंद राय पर और नित्यानंद राय वैसा काम करते हैं जैसे कि लगे उनको किसी, अरे यादव समाज के लिए या किसी जात के लिए कोई क्या करेगा, लेकिन उनको लगने लगेगा ऐसा कि नहीं, यह आदमी वाकई सबका विकास जो कर रहा है उसमें हमारा भी विकास है और भी कई तरह की बातें हैं, तो निश्चित तौर से मान लेगा, असर तो पड़ेगा।
सर आप बात कर रहे थे कि गतिविधि अगर वो अपनी बढ़ाते हैं तो फिर एक मतलब बिल्कुल संभावना है और वो एक फेयर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वहाँ ये जानकारी पहुंची, अगर करेक्ट कीजिएगा अगर इसमें थोड़ा गलत हो, कि वैशाली में जो हाजीपुर के जिस फार्म हाउस में उन्होंने भोज दिया था डिनर, उसके अंदर सुशील मोदी नहीं थे, रविशंकर प्रसाद नहीं थे, गिरिराज सिंह भी नहीं थे। इसकी कोई कारण देख रहे हैं सर आप? बाकी सब पहुंचे थे। सुशील कुमार मोदी जो है, अब वो उनकी राजनीति अब बीजेपी को नहीं चाहिए, वो बीजेपी में अब स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए उनको ठेल दिया गया है। बीजेपी के लोगों का ये मानना है, नेतृत्व का मानना है कि सुशील कुमार मोदी ही के चलते बीजेपी जो है यहाँ ठूठ हो गई, इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया, फूलने नहीं दिया, ये मानते हैं। और रविशंकर प्रसाद की भी राजनीति अब सुसुप्तावस्था में चली गई, एक तरह से समाप्ति ही समझिए। गिरिराज सिंह के बारे में ऐसी बात नहीं है, गिरिराज सिंह का दूसरा कारण था जिसके चलते वो नहीं गए। हम नेता नगरी को किसी एक जाति की राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते, लेकिन क्योंकि चर्चा छिड़ी हुई है यादवों पर, तो एक और यादव हैं बिहार में, तेजस्वी यादव। उनके भी पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर के चर्चा है। वो अभी पोल पोजीशन पे माने जाते हैं, ऑपोजिशन में सबसे बड़ा वोट शेयर भी आरजेडी लेके आई थी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो इस मैथ में कहाँ नजर आ रहे हैं पुष्पमित्र अभी आपको? क्या मैं पहले इस जो आपने नित्यानंद जी के बारे में कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट वही है बातचीत का। हाँ, तो नित्यानंद जी ने जो तस्वीरें खिंचवाई और मीडिया में पेश की कि गाय के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो मतलब इतनी राजनीति करने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं और यादवों की तरह ही हैं। और भाजपा मानती है कि चूंकि यादव जाति के लोग गाय से स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, इसलिए वो भाजपा के भी करीबी होंगे। इस परसेप्शन को वो सामने रखना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि बिहार का लोक मानस अब थोड़ा आगे बढ़ गया है, वो इस तरह की सिंबॉलिक चीजों से बहुत प्रभावित नहीं होता है। बिहार में एक समय था जब सामाजिक न्याय का दौर था, जब लालू यादव को लोग खूब पसंद करते थे, क्योंकि लालू यादव लगातार समाज में बदलाव की बात करते थे और चाहते थे कि जो सवर्ण और पिछड़े अति पिछड़े दलित के बीच में गैप है उसको खत्म किया जाए और बराबर बढ़ाया जाए। तो वो थोड़ा इस तरह से एग्रेसिव तरीके से अपने आप को पेश करते थे और इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते थे। तो वो दौर बीत गया। अब बिहार में कोई भी सामाजिक न्याय नहीं चाहता है, इस बात को राजद भी खुद समझता है। इसलिए राजद ने भी लगातार ये बात कही है कि वो A to Z सबके साथ है, वो किसी खास जाति किसी की पार्टी नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात की वो ये भी नहीं कहते कि आप सामाजिक न्याय हम करेंगे, वो कहते हैं हम सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करेंगे। बिहार में जो लोगों के मन में अभी भूख है वो है आर्थिक न्याय की भूख। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ का आर्थिक विकास हो, यहाँ उद्योग लगे, यहाँ रोजगार हो, यहाँ शिक्षा हो, यहाँ स्वास्थ्य हो, इस तरह की चीजें हो। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए, ऐसा चेहरा चाहिए जो इन चीजों को बहुत आसानी से, नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके और बहुत अच्छे तरीके से कर सके। उन्हें कोई ऐसा सिंबॉलिक नेता नहीं चाहिए जो गाय पर के साथ तस्वीर खिंचाता हो, भैंस का सिंग पकड़ के चढ़ जाता हो। इस तरह का नेता उनको नहीं चाहिए। उनको ऐसा नेता चाहिए जो बदलाव करे। जैसे कि बिहार में अभी मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री हैं यहाँ, और उन्होंने लगातार मौन रख के पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे काम किए हैं। बिहार में दो फैक्ट्री शुरू हुई है, इथेनॉल को लेके वो काम कर रहे हैं कि इथेनॉल के 17 प्लांट लगेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके काम कर रहे हैं, फूड इस तरह के अलग अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके वो मौन होकर जो काम कर रहे हैं उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है बनिस्बत की अगर कोई इस तरह की राजनीति करे। कोई मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय का दौर अब बिहार में नहीं है। लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार में करने वाला कोई ऐसा चेहरा हो वो आके बिहार को संभाले। इसलिए भी आप देखेंगे प्रशांत किशोर भी विकास की बात कर रहे हैं, वो एक अलग चेहरे के साथ आ रहे हैं। नित्यानंद राय जिस चेहरे के साथ आ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिली, छुटपुट चर्चा हुई होगी, उसके बाद खत्म हो गई होगी। ये तो नित्यानंद राय की बात है। तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव को देखिए कि पिछले दिनों परशुराम जयंती का आयोजन हुआ था पटना में जी ज्ञान भवन में, उसमें तेजस्वी गए और परशुराम जयंती सिंबॉलिक तरीके से एक तरह से ब्राह्मण भूमिहार जाति के लोगों को का ही आयोजन था वो, और एक नेता आशुतोष हैं वही ब्राह्मण भूमिहार जाति के लोगों को का संगठन बनाने की कोशिश में है और मुजफ्फरपुर से बहुत सारे लोगों को लेके आए थे। तेजस्वी वहां गए थे। तेजस्वी ने वहां कहा कि हम मतलब
हम रिश्ता जोड़ने आए हैं, हम जानते हैं कि रिश्ता जोड़ने में वक्त लगता है, एक दिन में रिश्ता नहीं बनेगा, इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आप लोग काफी पढ़े लिखे हैं, आप लोग काफी पावरफुल हैं और बुद्धिजीवी हैं। अगर आप साथ रहें तो हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता है। तो भूमिहार और ब्राह्मणों के साथ वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश तेजस्वी करते नजर आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि चूड़ा दही का एक सिंबल बिहार में बहुत इधर चर्चित हो रहा है कि चूड़ा मतलब ब्राह्मण और भूमिहार और दही मतलब यादव। वो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूछा चुनाव में कहा गया कि माय समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ भूमिहार भी जुड़ गया है, भूमाय हो गया है। तो तेजस्वी की कोशिश ये है कि जैसे यूपी में मायावती ने किया था ब्राह्मणों को जोड़ के, तेजस्वी यहाँ भूमिहारों को अपने साथ लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात की बिहार में अभी जो जाति को लेके चल रही है कोशिशें, वो एक तो सवर्णों को लेके बहुत कोशिश से चल रही है कि सवर्ण जाति इसके साथ आ जाए। राजद भी कोशिश कर रहा है, भाजपा भी कोशिश कर रही है। भाजपा के साथ तो खैर सवर्ण है ही। और दूसरा है अति पिछड़ों का चंग। अति पिछड़ों के साथ अति पिछड़ा जाति के लोगों को भी अपने पाले में लाने के लिए भाजपा भी पूरी कोशिश कर रही है। जदयू तो मानता ही है कि वो उनके लोग हैं। तो इस तरह की कोशिशें बिहार में चल रही है। तेजस्वी भी इसी कोशिश में है कि कैसे उनका सवर्ण जातियों के साथ जो रिश्ता है वो बेहतर बन जाए और उनको ऐसा नहीं माना जाए जैसे लालू जी की छवि, पुरानी छवि जो थी उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको माना जाए कि वो विकास की बात करेंगे, वो A to Z की बात करेंगे। वो तमाम बातें तेजस्वी ऐसी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जी। क्योंकि जिस मतलब पिछली बार जिस मोमेंटम की चर्चा हो रही थी तेजस्वी और राजद के पक्ष में, वो बाद में उसे ये इसी तरह एक्सप्लेन किया गया उस इलेक्टोरल डिफीट को कि वो लोग बायर्स रिमोर्स में नहीं पड़ना चाहते थे इलेक्ट करने के बाद में। और इस बात का काफ़ी भय था, कोट अनकोट भय अगर उसे कहा जाए, उसी क्या फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, कि अगर नीतीश कुमार नहीं चुने जाते हैं तो फिर क्या होगा, उस तरह की चर्चा थी। एनीवेज, हम ये समझना चाहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि वो सिमत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने खूब कोशिश की थी। क्या उसमें कोई प्रगति नजर आ रही है या फिर वो पोल प्लैंक वही बना हुआ है जो पहले था? क्योंकि अभी तेजस्वी के पुराने जो इन दिनों के स्टेटमेंट्स हैं उनमें विकास की बात है, लेकिन वो जाति आधारित जनगणना जो चाहते हैं उसकी मांग पर अभी भी वो अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी तो फिर जनगणना ही नहीं हो पाएगी। हाँ देखिए, तेजस्वी अभी कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना असर होता है केवल बोचहा उपचुनाव के आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि भूमिहार उनके साथ आ ही गए हैं। और भूमिहार उनके साथ आ भी जाएंगे तो लगातार रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि भूमिहार जाति और सवर्ण जितनी जाति है वो भाजपा के स्वाभाविक वोटर हैं। वो देर सवेर अगर एक बार भाजपा उनको पुचकार दे, थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर दे, तो वो वापस लौट ही जाएंगे। तेजस्वी जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि भूमिहार पूरी तरह से भाजपा को छोड़ के तेजस्वी के पाले में रहेंगे, राजद के पाले में रहेंगे। राजद के जो स्वाभाविक वोटर हैं वो हैं पिछड़ा, दलित और यही लोग। 1990-91 में जब लालू यादव सीएम बने थे तो लंबे समय तक इसलिए बने रहे कि क्योंकि उन्होंने पिछड़ा और दलित जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने में मतलब अपने साथ जोड़ के रखा। वो बहुत अच्छा फार्मूला था। उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था कि यादव हर गांव में एक अम्ब्रेला की तरह काम करेगा और उस अम्ब्रेला के नीचे में जिन तमाम पिछड़ी जातियां और दलित जातियां रहेंगी। हम लोग देखते थे कि उस जमाने में यादव लोग अलग अलग जातियों के मोहल्ले में जाके बैठक करवाते थे और वहाँ कहते थे कि आप लोगों को सवर्णों के घर पे जाके काम नहीं करना है। अगर कोई पिछड़े या दलित जाति के व्यक्ति के साथ कोई सवर्ण अत्याचार करता था, मान लीजिए कोई घटना हुई, दबंगई हो गई, तो यादव उनको सपोर्ट करते थे बड़े भाई की तरह। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ, जब माय समीकरण बना और ये तय हो गया कि अब लालू जी को या राजद को यादवों के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, तो यादव भी धीरे धीरे दबंग हो गए। खासतौर पर पंचायत चुनाव के बाद जब गांव गांव में यादव मुखिया बने, उन्होंने उसी तरह से अति पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार करना शुरू किया जिस तरह से सवर्ण दबंग जातियां करती रही हैं। तो जैसे कि राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार की छवि है, वैसी ही छवि धीरे धीरे यादवों की बनने लगी। और यादवों से जो शांतिप्रिय जातियां, बिहार में 2 तरह की जातियां कही जाती है, एक बहुत वोकल है, वो बहुत एक्टिव है, बहुत दबंग है, और कुछ जातियां बहुत शांतिप्रिय हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव नहीं होती है, चुपचाप रहती हैं। तो शांतिप्रिय जातियों ने एक तरह से राजद से किनारा करना शुरू किया और वो नीतीश के पक्ष में चले जाते रहे। तो राजद के जो स्वाभाविक वोटर हैं, राजद मानती है कि ये हमारे स्वाभाविक वोटर हैं, वो बार बार कोशिश करती है कि इनको अपने साथ लाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बीजेपी उसमें ज्यादा सफल हो रही है, जदयू के साथ तो वो है ही। वो अति पिछड़ी जातियां
जब इनके साथ आएंगे तभी ये मजबूत होंगे। राजगीर में जब एक बार प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसमें ये बात बार बार कही गई थी राजद की तरफ से कि हम लोगों को बड़े भाई की भूमिका में आनी है पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जातियों के साथ। लेकिन चूंकि लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद यादवों में एक दबंगता और एक एग्रेशन आ गया। अब पिछले चुनाव में देखते हैं कि एक तरह से जब वो पहले दूसरे तीसरे चरण में चुनाव जीत रहे थे तो उसका एक उत्साह जो था वो बाद में कोसी और मिथिलांचल के इलाके में दिखने लगा। वो लोग बहुत एग्रेसिवली रैली निकालने लगे, मूव करने लगे, हंगामा करने लगे और लोगों को याद आने लगा कि यादव फिर इसी तरह से एग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये इस एग्रेशन से बचने के लिए ही लोगों ने एकजुट होकर, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों ने भी एकजुट होकर राजद के से किनारा किया। तो मुझे लगता है कि राजद के स्वाभाविक सहयोगी वही हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत है कि उनका जो कोर वोटर है, उनके जो यादव लोग हैं, वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको अब एग्रेशन छोड़ देना चाहिए। चलिए इसी नोट पे नेता नगरी के इस सेगमेंट को भी यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया बिलारी आपका और पुष्पमित्र आपका भी। तो ये था यही इस हफ्ते का नेता नगरी। अब आपसे मुलाकात होगी नेता नगरी की अगले किस्त में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।